दोस्तों, आज आप सुनेंगे बहुत ही मशहूर लेखक डैन ब्राउन की बहुचर्चित किताब एंजल्स एंड डीमंस हिंदी में। इसका हिंदी अनुवाद किया है श्री राजेश कुमार झा ने। किताब में रोम की कला, मकबरों, सुरंगों और वास्तु संरचनाओं के जो भी संदर्भ दिए गए हैं वो सारे के सारे असली हैं और उनको आज भी देखा जा सकता है। इल्यूमिनाटी संगठन का जिक्र भी असली है। तो आइए शुरू करते हैं एंजल्स एंड डीमंस हिंदी में। भूमिका। भौतिक विज्ञानी लियोनार्डो वेट्रा को जलते हुए मांस की गंध आ रही थी। वो जानता था कि ये उसके ही शरीर की गंध थी। उसने डरते डरते ऊपर की तरफ देखा। वहां एक काला साया मंडरा रहा था। तुम क्या चाहते हो? एक कर्कश आवाज आई। पासवर्ड। लेकिन मुझे तो पासवर्ड का पता नहीं। घुसपैठिए ने जोर लगाकर सफेद गरम सी वो चीज वेट्रा की छाती में और भी गहरे तक घुसा दी। जलते हुए मांस से खदकने की आवाजें आ रही थीं। दर्द के मारे वेट्रा चीख उठा। ऐसा कोई पासवर्ड नहीं है। उसे लगा कि वो धीरे धीरे बेहोश हो रहा है। साये ने आंखें तरेरते हुए कहा, मुझे इसी बात का डर था। वेट्रा होश में रहने की कोशिश जी जान से कर रहा था, लेकिन उसके चारों तरफ जैसे अंधेरा छाता जा रहा था। उसे सिर्फ इस बात का सुकून था कि उस पर हमला करने वाले को वो चीज कभी नहीं मिलेगी जिसकी तलाश में वो यहाँ आया था। लेकिन एक पल के बाद ही साये ने चाकू निकाला और उसे वेट्रा के चेहरे पर तान दिया। चाकू वेट्रा के चेहरे के ठीक ऊपर लटक रहा था, पूरी एहतियात के साथ काटने को तैयार। वेट्रा जोर से चिल्ला पड़ा, भगवान के लिए नहीं! लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अध्याय 1। गीजा के पिरामिड के ऊपर सीढ़ियों पर खड़ी एक लड़की ने हंसते हुए उसे आवाज दी, रॉबर्ट, जल्दी करो। मुझे पता था कि मुझे थोड़े कम उम्र के इंसान से शादी करनी चाहिए थी। उसकी मुस्कुराहट में जादू था। वो युवती के साथ साथ चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज थोड़ा रुको ना। ऊपर चढ़ते चढ़ते उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसके कानों में जैसे धम धम कुछ बज रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, मुझे जैसे भी हो उसके पास पहुंचना है। लेकिन अचानक उसने ऊपर देखा तो औरत गायब हो चुकी थी। उसकी जगह सड़े दांतों वाला एक बुढ़ा दिखाई दे रहा था। उसने घूर कर नीचे देखा। इसके बाद उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली जो पूरे रेगिस्तान में फैल गई, और इसी के साथ रॉबर्ट लैंगडन की नींद खुल गई। वो नींद में कोई डरावना सपना देख रहा था। उसके बिस्तर पर रखा फोन बज रहा था। उसने फोन उठाया। उधर से बोलने वाला आदमी काफी घबराया हुआ था। हेलो, मैं रॉबर्ट लैंगडन से बात करना चाहता हूँ। लैंगडन हड़बड़ाकर अपने बिस्तर पर बैठ गया और सोचने की कोशिश करने लगा। हाँ, मैं रॉबर्ट बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? कहते हुए उसने घड़ी की तरफ नजर डाली। सुबह के 5:18 हुए थे। मुझे तुमसे तुरंत मिलना है। लेकिन तुम हो कौन? मेरा नाम मैक्समिलियन कोलर है। मैं डिस्क्रीट पार्टिकल पर काम करने वाला वैज्ञानिक हूँ। वैज्ञानिक? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं ही वो लैंगडन हूँ जिससे तुम बात करना चाहते हो? आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में धार्मिक संकेत विज्ञान के प्रोफेसर हैं। आपने संकेत विज्ञान यानी सिंबोलॉजी के बारे में 3 किताबें लिखी हैं और अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें पता भी है कि अभी टाइम क्या हो रहा है? माफ़ कीजिएगा, मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके काम की हो सकती है, लेकिन मैं इसके बारे में फ़ोन पर नहीं बता सकता। लैंगडन के होठों से एक जानी पहचानी सी आह निकल गई। उसके साथ पहले भी ऐसा होता रहा था। धार्मिक संकेतों के अर्थ के बारे में लिखने का एक खतरा ये भी था कि कट्टरपंथी धार्मिक लोग उससे ईश्वर से मिलने वाले ताज़ा तरीन संकेतों के बारे में पुष्टि करवाना चाहते थे। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? लैंगडन पूरी कोशिश कर रहा था कि अपनी आवाज़ को विनम्र बनाए रखे। इंटरनेट पर, तुम्हारी किताब की साइट से। लैंगडन को गुस्सा आ गया। उसे पूरा यकीन था कि उसकी किताब की साइट पर उसके घर का फ़ोन नंबर बिल्कुल नहीं दिया गया था। जाहिर था कि वो आदमी झूठ बोल रहा था, लेकिन वो अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। मुझे तुमसे मिलना है, हर हाल में। मैं तुम्हें अच्छी खासी रकम दूंगा। अब लैंगडन का दिमाग पूरी तरह से गर्म हो गया। माफ़ करना, लेकिन सामने वाले ने उसकी बात सुने बिना ही अपनी बात कहना जारी रखा। अगर तुम इसी वक्त चल पड़ो तो तुम यहाँ पर। मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जा रहा। इस टाइम सुबह के 5 बजे हैं। मुझे परेशान करना बंद करो।
लैंगडन फोन काटकर बिस्तर पर लेट गया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब उसे नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद अनमने ढंग से वो कपड़े पहनकर नीचे की मंजिल पर चला गया। अपने मनपसंद नेस्ले क्विक का एक गर्मा गर्म कप बनाकर उसे हाथ में थामे धीरे धीरे चुस्कियां लेते हुए वो अपने घर में इधर उधर टहलने लगा। थोड़ी देर बाद वो पीतल की एक सीट पर बैठ गया और सामने खिड़की की तरफ निहारने लगा। खिड़की के कांच में उसे अपना चेहरा नजर आ रहा था। 45 वर्ष का लैंगडन बहुत ज्यादा खूबसूरत तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसका व्यक्तित्व काफी आकर्षक था। घने भूरे बालों के बीच थोड़े से सफेद बाल, गहरी पैनी नीली आंखें, आकर्षक भारी आवाज और कॉलेज के खिलाड़ी की तरह बेबाक मुस्कुराहट। वो रोज यूनिवर्सिटी के स्विमिंग पूल में 50 चक्कर लगाता था, जिसकी वजह से उसके शरीर का गठीलापन अभी भी बरकरार था। वो एक सख्त मिजाज और अनुशासन को महत्व देने वाले शिक्षक के तौर पर जाना जाता था, लेकिन इसके साथ ही साफ सुथरे स्वस्थ मनोरंजन से भी उसे कतई परहेज नहीं था। इसी वजह से वो अपने स्टूडेंट्स के बीच काफी लोकप्रिय था। वे उसे डॉल्फिन कहकर बुलाते थे। लैंगडन अकेले बैठे यूं ही अंधेरे में घूर रहा था, तभी घर की चुप्पी को तोड़ते हुए उसकी फैक्स मशीन की घंटी बजी। उसके चेहरे पर एक थकी सी हल्की हंसी उभर आई। शायद फिर से गॉड्स पीपल होंगे, उसने सोचा। 2000 साल से अपने मसीहा का इंतजार करते हुए भी वे आज तक थके नहीं हैं। उसने थके कदमों से किचन में जाकर अपना खाली मग रखा और अपनी स्टडी की तरफ चल पड़ा। बाहर से आया हुआ फैक्स ट्रे में पड़ा था। उसने कागज उठाकर उसके ऊपर नजर डाली और उसके मुंह से हल्की सी आह निकल गई। अचानक उसे मितली का एक झोंका सा आया। कागज पर किसी लाश की तस्वीर बनी थी। लाश के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसका सर इस तरह मरोड़ दिया गया था कि सिर पीछे की तरफ देख रहा था। लाश की छाती पर भयानक रूप से जलाए जाने का निशान था। किसी ने गर्म सलाखों से दागकर उसके ऊपर ये निशान बनाया था, जिसके ऊपर सिर्फ एक ही शब्द लिखा था। लैंगडन उस शब्द से बहुत अच्छी तरह परिचित था। उसने हैरानी भरी नजरों से उसे देखा। ये शब्द था इल्यूमिनाटी। उसका दिल अचानक जोर जोर से धड़कने लगा। भला ये कैसे संभव है? उसने घबराते हुए धीरे धीरे फैक्स को सीधा किया और उसे लगा जैसे किसी ट्रक ने उसे जोर से धक्का मार दिया हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने एक बार फिर से फैक्स को दूसरी तरफ घुमाया। फिर वो बार बार उलट पुलट कर उसे देखने लगा, कभी ऊपर की तरफ से तो कभी नीचे की तरफ से। वो फुसफुसाकर फिर से बोला, इल्यूमिनाटी। और फिर एक पल के लिए जैसे वो सुन्न हो गया। धीरे धीरे उसकी नजरें फैक्स मशीन में टिमटिमाती लाल रोशनी पर पड़ी, यानी फैक्स भेजने वाला अब भी लाइन पर था। वो बात करने के लिए इंतजार कर रहा था। लैंगडन कुछ देर तक उस लाल रोशनी को देखता रहा। फिर आखिरकार कांपते हाथों से उसने रिसीवर उठा लिया। अध्याय 2। क्या अब आप मेरी बात ध्यान से सुनने को तैयार हैं? फोन पर दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। जी हाँ, आप अपनी बात कहिए। आप कुछ बताना चाहते थे? इस बार आवाज में सख्ती थी। मैंने आपको पहले भी बताने की कोशिश की थी। मैं एक भौतिक विज्ञानी हूँ। मैं एक रिसर्च सेंटर चलाता हूँ। हमारे यहाँ एक खून हुआ है। लाश को आपने देख ही लिया है। आपको मेरे बारे में जानकारी कैसे मिली? मैंने आपको पहले भी बताया था। मुझे इंटरनेट से आपके बारे में जानकारी मिली है, आपकी किताब द आर्ट ऑफ इल्यूमिनाटी की साइट से। लेकिन उस साइट पर मेरा कोई पता ठिकाना नहीं दिया गया है। मुझे इस बात का पक्का यकीन है। मेरी लैब में ऐसे बहुत से लोग भरे पड़े हैं जो इंटरनेट से लोगों के बारे में अच्छी खासी जानकारी बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। लैंगडन को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। ओह, लगता है कि तुम्हारी लैब में लोगों को इंटरनेट के बारे में काफी ज्यादा जानकारी है, उसने व्यंग्य भरे स्वर में कहा। जी हाँ, और ये लाजमी है क्योंकि इसका आविष्कार हम ही ने किया है, उस व्यक्ति ने छूटते ही जवाब दिया। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि लैंगडन को लगा कि वो मजाक कतई नहीं कर रहा था। उधर से बोलने वाले ने जिद करते हुए कहा, देखिए, मुझे आपसे मिलना ही होगा। हम फोन पर ये सारी बातें नहीं कर सकते। फ्लाइट से मेरे लैब से बॉस्टन आने में बस 1 घंटे का टाइम लगेगा। लैंगडन गहरी सोच में था। वो उस फैक्स को समझने की कोशिश कर रहा था। उस पर छपी हुई तस्वीर उसके दिमाग पर हावी हो रही थी। शायद ये तस्वीर इस सदी की सबसे बड़ी पुरातन दस्तावेज की खोज थी। उसके ऊपर बना चिन्ह उसके 10 वर्षों के रिसर्च को प्रमाणित कर रहा था। लैंगडन की आंखें लगातार उस ब्रांड पर जमी हुई थीं, इल्यूमिनाटी।
वो बार बार उसे पढ़ रहा था। उसका काम ठीक उसी तरह का था जैसे जीवाश्मों की खोज करने वाले वैज्ञानिकों का होता है। वो अपने रिसर्च में प्राचीन दस्तावेजों को ऐतिहासिक कथाओं से जोड़ने की कोशिश करता था, लेकिन उसके सामने जो तस्वीर थी वो आज की थी, वर्तमान की। ऐसा लग रहा था जैसे डायनासोर पर काम करने वाले वैज्ञानिक के सामने अचानक जीता जागता डायनासोर खुद आकर खड़ा हो गया हो। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, आपका यहाँ आना बहुत जरूरी है मिस्टर लैंगडन। मैंने आपसे बिना पूछे आपके लिए प्लेन भेज दिया है। वो 20 मिनट में बॉस्टन पहुंच जाएगा। जिद करने के लिए एक बार फिर से माफी चाहता हूं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। लैंगडन ने एक ठंडी आह भर के फैक्स की तरफ देखा। एक प्राचीन मिथक सादे पन्ने पर छपा हुआ। इसके परिणाम बहुत भयंकर हो सकते थे। वो अनमने ढंग से समुद्र की ओर खुल रही खिड़की से बाहर देखने लगा। पिछवाड़े से पेड़ों के बीच से छन छन कर सुबह की हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी, लेकिन ये नज़ारा बिल्कुल बदला बदला सा था। उसके मन में डर और मस्ती का अजीब सा मिश्रण छाया हुआ था। वो जानता था कि उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। वो चाहकर भी खुद को वहां जाने से रोक नहीं सकता था। उसने कहा, ठीक है, तुम जीत गए। बताओ ये प्लेन मुझे कहाँ मिलेगा। अध्याय 3। वहां से हजारों किलोमीटर दूर दो लोग मिल रहे थे। कमरे में अंधेरा छाया था। ये मध्यकालीन पत्थरों का बना कमरा था। वहां का काम देख रहे आदमी ने कहा, बेनबोनुटो, कामयाबी मिली? वो व्यक्ति पूरी तरह से अंधेरे में था, नजरों से एकदम दूर। अंधेरे से आवाज आई, जी, एकदम परफेक्ट। और इस बात में कोई संदेह तो नहीं रहेगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जी, कतई नहीं। वेरी गुड। मैंने जो तुमसे मांगा था वो तुम्हारे पास है? कातिल की आंखें चमक रही थीं। उसने एक भारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन निकालकर टेबल पर रख दी। अंधेरे में बैठा आदमी खुश हो गया। तुमने वाकई तारीफ के लायक काम किया है। कातिल ने हाथ बांधे हुए जवाब दिया, अपने भाई बंधुओं की सेवा करना मेरे लिए गौरव की बात है। बढ़िया। फेज 2 बहुत जल्द शुरू होने वाला है। थोड़ा आराम कर लो। आज की रात हम दुनिया को बदलने वाले हैं। अध्याय 4। रॉबर्ट लैंगडन की सैब 900S कैलिगन सुरंग को चीरती हुई बॉस्टन बंदरगाह के पूर्वी छोर तक पहुंच चुकी थी। वहां से लोगान हवाई अड्डे में घुसने का रास्ता था। लैंगडन एविएशन रोड पर पहुंच चुका था, जहां वो बाईं तरफ मुड़कर पुरानी ईस्टर्न एयरलाइंस की इमारत से आगे बढ़ गया। करीब 300 गज की दूरी पर अंधेरे में हवाई जहाज का हैंगर था। उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में 4 लिखा हुआ था। पार्किंग में घुसकर वो अपनी कार से बाहर निकल गया। इमारत के पिछले हिस्से से नीले रंग का फ्लाइट सूट पहने हुए गोल चेहरे वाला एक आदमी बाहर आया। उसने दोस्ताना लहजे में पूछा, आप रॉबर्ट लैंगडन हैं? हाँ, मैं ही रॉबर्ट हूँ। एकदम सही समय। मैंने भी अभी अभी लैंड किया है। मेरे साथ आइए, उस आदमी ने कहा। उस इमारत के बाहर से गुजरते हुए लैंगडन काफी तनाव महसूस कर रहा था। उसे इस तरह के तीखे फोन कॉल्स और अजनबी लोगों के साथ मिलने की आदत नहीं थी। वो नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। उस व्यक्ति के साथ चलते हुए भी वो अपनी जेब में रखे फैक्स के बारे में ही सोच रहा था। पायलट को शायद लैंगडन के तनाव का कुछ एहसास हो गया था, इसीलिए उसने पूछा, प्लेन से ट्रैवल करने में आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, लैंगडन ने जवाब दिया। और मन ही मन उसने सोचा, हवाई जहाज से सफ़र करना तो मैं जानता हूँ, लेकिन ब्रांड की हुई लाशें मेरे लिए परेशानी का कारण है। वो आदमी लैंगडन के साथ साथ हैंगर तक आया। फिर वे लोग एक कोने की तरफ मुड़ गए जो रनवे तक जाता था। टारमैक पर खड़े प्लेन को देखते ही लैंगडन के होश उड़ गए। हम इस जहाज में सफ़र करने वाले हैं? पायलट ने हंसते हुए पूछा। आपको पसंद आया? पसंद आया? ये क्या तमाशा है? उनके सामने जो प्लेन खड़ा था वो बहुत ही विशालकाय और दैत्याकार था। ये बिल्कुल एक स्पेस शटल की तरह दिखाई दे रहा था, जिसका ऊपरी हिस्सा ऐसे कतर दिया गया हो जिससे वो बिल्कुल समतल दिखाई देने लगे। ये लकड़ी के एक मोटे तख्ते जैसा लग रहा था जो आगे से पीछे की तरफ पतला होता गया था। लैंगडन को लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पुराने मॉडल की बुइक कार को उड़ने के लिए तैयार करके बैठा दिया हो। जहाज में विंग की जगह बस पीछे की तरफ 2 छोटी छोटी पतवार जैसी चीजें दिखाई दे रही थीं। आगे के हिस्से में 2 गाइडर्स थे। बाकी जहाज जैसे एक बहुत ही लंबे बॉक्स की तरह दिखाई दे रहा था, करीब 200 फुट लंबा। कहीं कोई खिड़की दरवाजा नहीं।
ये 2.5 लाख किलो की मशीन है सर। पायलट उसे ऐसे बताने लगा जैसे अभी अभी पैदा हुए बच्चे के बारे में कोई पिता लोगों को बता रहा हो। ये हाइड्रोजन से चलता है। इसका बाहरी हिस्सा टाइटेनियम मैट्रिक्स से बना है और उसके अंदर सिलिकॉन कार्बाइड के रेशे डाले गए हैं। इसके थ्रस्ट और वजन का अनुपात 20:1 है। ज्यादातर जेट्स में ये 7:1 होता है। डायरेक्टर बहुत ही जल्दी में होंगे, वरना इस बिग ब्रदर यानी बड़े भैया को वो कभी नहीं भेजते। देखने में ये थोड़े भयानक लगते हैं, लेकिन अच्छा होगा अगर आप इनकी आदत बना लें। 5 साल के अंदर आपको हर जगह यही दिखाई देने वाले हैं। हाई स्पीड सिविल ट्रांसपोर्ट। दुनिया में सबसे पहले जिन लोगों ने इस जहाज को खरीदा है, हमारा लैब भी उनमें से एक है। ये बोइंग X-33 का शुरुआती नमूना है, लेकिन ऐसे और भी दर्जनों प्लेन्स हैं। आने वाला भविष्य यही है, बस जनता के इसे इस्तेमाल में शामिल करने में थोड़ी देर हो रही है। बहुत जल्दी ही लोग आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले जेट्स को बाय बाय करने वाले हैं। लैंगडन ने अविश्वास भरी नजरों से जहाज की तरफ देखा। पायलट ने जहाज के अंदर जाने वाली एक सीढ़ी की तरफ इशारा किया और बोला, इधर से आइए मिस्टर लैंगडन, जरा सावधानी से। थोड़ी ही देर में वे दोनों जहाज के अंदर थे। केबिन बिल्कुल खाली था। पायलट ने लैंगडन की सीट बेल्ट बांधी और जहाज के सामने वाले हिस्से की तरफ चला गया। जहाज का केबिन वाला हिस्सा आश्चर्यजनक रूप से किसी भारी भरकम यात्री जहाज जैसा लग रहा था। बस फर्क इतना था कि इसमें कोई खिड़की नहीं थी, और इसी वजह से लैंगडन थोड़ी परेशानी महसूस कर रहा था। उसे बचपन से ही क्लॉस्ट्रोफोबिया की परेशानी थी। बंद जगहों में उसे घबराहट होती थी। इसके पीछे उसके बचपन की एक ऐसी घटना थी जिसके असर से वो अब तक उबर नहीं पाया था। इसी कारण वो बंद जगहों में खेले जाने वाले खेलों जैसे स्क्वॉश और रैकेटबॉल आदि खेलने से बचता था। तभी उसने महसूस किया कि जहाज के निचले हिस्से में इंजन चालू हो रहा था, जिसकी वजह से थरथराहट सी हो रही थी। फिर जहाज ने चलना शुरू कर दिया। सीट के ऊपरी हिस्से से उसे लोक संगीत की धुन सुनाई दे रही थी। उसकी सीट के साथ लगे फोन से बीप की आवाज आई और उसने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, आप आराम से तो हैं मिस्टर लैंगडन? बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, घबराइए मत, हम लोग 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? लैंगडन ने सवाल किया, क्योंकि उसे अभी तक पता नहीं था कि वे लोग कहाँ जा रहे हैं। जी, हम जिनेवा जा रहे हैं। लैब जिनेवा में है। जिनेवा का नाम सुनकर लैंगडन को अच्छा लगा। ओह, यानी अपस्टेट न्यूयॉर्क। मेरा परिवार भी सेनेका लेक के पास रहता है। मुझे नहीं पता था कि जिनेवा में भी भौतिक विज्ञान की कोई प्रयोगशाला है। पायलट हंस पड़ा। आप गलत समझे सर, न्यूयॉर्क वाला जिनेवा नहीं, स्विट्जरलैंड वाला जिनेवा। लैंगडन को इस बात को समझने में थोड़ा वक्त लगा। स्विट्जरलैंड? लेकिन मेरे ख्याल से तुमने तो कहा था कि लैब बस 1 घंटे की दूरी पर है। पायलट ने हल्के से हंसते हुए जवाब दिया, बिल्कुल सही कहा था सर, सिर्फ 1 ही घंटे की दूरी पर है। दरअसल हमारा ये प्लेन माक 15 की रफ्तार से चलता है। अध्याय 5। यूरोप का एक भीड़ भाड़ वाला शहर हत्यारा लोगों के बीच आड़े तिरछे निकलता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो काफी ताकतवर था, काला रंग, शक्तिशाली। उसमें गजब की फुर्ती थी जो उसे देखने से पता नहीं चलती थी। इस वक्त वो किसी से मिलने जा रहा था। ये सब सोचते हुए रोमांच के कारण उसकी मांसपेशियों में तनाव हो रहा था। उसने अपने आप से कहा, चलो सब ठीक ठाक ही रहा। हालांकि उसे सुपारी देने वाले आदमी ने अपना चेहरा नहीं दिखाया था, लेकिन उसकी मौजूदगी में हत्यारा खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बस 15 दिन पहले ही उसके मालिक ने उससे काम के लिए संपर्क किया था। हत्यारे को अब भी उस बातचीत का एक एक शब्द याद था। फोन करने वाले ने कहा था, मेरा नाम जानूस है। हम लोगों के बीच शायद कोई खून का रिश्ता है। हम दोनों का दुश्मन एक ही है। मुझे जानकारी मिली है कि तुम भाड़े पर काम करते हो। ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हो, हत्यारे ने जवाब दिया। फोन करने वाले ने उसे एक नाम बताया। ये तो तुम अच्छा मजाक कर रहे हो। तो लगता है तुम हमारे नाम से वाकिफ हो। बेशक हूं, ब्रदरहुड के बारे में भला कौन नहीं जानता। और इसके बावजूद तुम्हें मेरे ऊपर संदेह है? सभी जानते हैं कि ब्रदरहुड के सदस्य मिट्टी में मिल चुके हैं। ये एक खतरनाक चाल है। जिससे किसी को डर नहीं होता, वही सबसे खतरनाक दुश्मन होता है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि ब्रदरहुड अभी भी जिंदा है? सिर्फ जिंदा ही नहीं, ये अंदर ही अंदर पहले से कहीं ज्यादा फैला हुआ है। इसकी जड़ें हर तरफ हैं।
हमारे सबसे जानी दुश्मनों के खास पवित्र किलों के अंदर भी ये मौजूद हैं। हाँ, असंभव, मैं नहीं मानता। वे लोग तो पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। हमारी पहुंच बहुत दूर तक है, वहां तक किसी की पहुंच नहीं हो सकती। बहुत जल्द तुम्हें यकीन हो जाएगा। ब्रदरहुड की ताकत का एक ऐसा सबूत जाहिर हो चुका है जिसे नकारना मुमकिन नहीं है। धोखे और सबूत के लिए किया गया एक काम। क्या किया है तुमने? फोन करने वाली ने उसे काम के बारे में बताया और हत्यारे की आंखें हैरानी से फैल गईं। असंभव है ये। लेकिन अगले दिन दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियों में वही बात थी। अब हत्यारे को यकीन न करने की कोई वजह नहीं थी और 15 दिन के बाद हत्यारे का विश्वास और भी पक्का हो चुका था। अब उसे कोई संदेह नहीं रहा था कि ब्रदरहुड वाकई जिंदा था। आज की रात वे अपनी ताकत दिखाने के लिए सबके सामने प्रकट होंगे, हत्यारे ने मन ही मन सोचा। गलियों से गुजरते हुए उसकी काली आंखें किसी आशंका से चमक रही थीं। दुनिया के सबसे भयानक और खतरनाक समुदाय ने उसे किसी काम का जिम्मा दिया था और वो इसलिए था क्योंकि वो चीज़ों को गुप्त रखने के लिए उतना ही मशहूर था जितना अपनी खतरनाक शख्सियत के लिए। अब तक उसने उनके लिए अच्छे ढंग से काम किया था। वादे के मुताबिक उसने अपना काम पूरा करके जानूस को वो चीज़ पहुंचा दी थी। अब ये जानूस के जिम्मे था कि उस चीज़ को वो सही जगह पर पहुंचाने का इंतजाम करे। हत्यारा सोच रहा था कि पता नहीं जानूस इतना बड़ा काम कैसे कर पाएगा। ये तो जाहिर था कि उसकी पहुंच काफी अंदर तक थी। ब्रदरहुड के संपर्कों का कोई अंत नहीं था। हत्यारे के मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। ये नाम जानूस भी कुछ अजीब सा था। बेशक ये कोई गुप्त कोड था। कहीं इसके अंदर रोम के प्राचीन ग्रंथों में आए 2 चेहरे वाले देवता के बारे में तो कुछ नहीं छिपा था, या फिर शनि ग्रह के मून के बारे में। वैसे तो इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। जानूस के पास अपार शक्ति थी और उसने इस बात को पूरी तरह से साबित भी कर दिया था। चलते चलते हत्यारे को लग रहा था कि उसके पूर्वज उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। आज वो उनकी लड़ाई लड़ रहा था। वो उन्हीं दुश्मनों के खिलाफ लड़ रहा था जिनसे वे युगों युगों से संघर्ष कर रहे थे। 11वीं सदी से लेकर आज तक, जबकि दुश्मन की धर्म सेना ने उसके मुल्क को लूटा था, उसके लोगों को मारा था, उनका बलात्कार किया था, उन्हें गंदा कहा था, उनके मंदिरों और देवताओं को अपवित्र किया था। उसके पूर्वजों ने अपने बचाव के लिए एक छोटी सी लेकिन बड़ी ही खतरनाक सेना तैयार की थी। ये सेना पूरे इलाके में लोगों की रक्षा करने वाली सेना के रूप में जानी जाती थी। वे लोग गांव-गांव घूमकर जहां भी दुश्मन दिखाई देते उनका कत्ल करने के लिए मशहूर थे। वे सिर्फ निर्मम हत्याओं के लिए ही नहीं जाने जाते थे, बल्कि हत्याओं के बाद उनका उत्सव भी मनाते थे। इसके लिए वे नशे में खुद को डुबो देते थे। उन्हें नशे के लिए एक खास तरह की चीज़ पसंद थी जिसे हशीश कहते थे। जैसे जैसे उनके बारे में किस्से मशहूर होते गए, इन खतरनाक लोगों को अब हैसेसिन कहा जाने लगा, यानी हशीश के अनुयायी। हर भाषा में हैसेसिन का एक ही मतलब होता था, मौत। ये शब्द आज भी इस्तेमाल होता है, आधुनिक अंग्रेजी में भी। लेकिन हत्या की तकनीक की तरह इस शब्द का भी क्रमिक विकास हुआ है। अब लोग इसे असैसिन कहते हैं। अध्याय 6। 64 मिनट बीतने के बाद रॉबर्ट लैंगडन रनवे पर उतरा। चारों तरफ धूप फैली थी। सामने बर्फीले पहाड़ों की चोटियां नजर आ रही थीं। वो अपने आप से ही बुदबुदाया, मैं सपना देख रहा हूँ। शायद कुछ ही देर में मेरी नींद खुल जाएगी। पायलट की आवाज़ से उसकी तंद्रा भंग हुई। स्विट्जरलैंड में आपका स्वागत है मिस्टर लैंगडन। अभी यहाँ दोपहर के करीब 1 बज रहे हैं। जहाज के उतरते ही कुछ तकनीकी कर्मचारी तेजी से विमान की देखभाल के लिए रनवे पर आ गए। पायलट लैंगडन को लेकर कंट्रोल टावर के पास बनी पार्किंग में ले गया, जहां पर काले रंग की पियाजियो सेडान उनके लिए खड़ी थी। थोड़ी ही देर में वे लोग घाटी की सड़क पर फर्राटे से चले जा रहे थे। पायलट ने कार की रफ्तार 170 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी थी। लैंगडन को यह देखकर यकीन नहीं हो रहा था। पायलट ने कहा, लैब यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, मैं आपको 2 मिनट में वहां पहुंचा दूंगा। लैंगडन ने सीट बेल्ट ढूंढने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन कार में सीट बेल्ट थी ही नहीं। उसने मन ही मन सोचा, अबे इतनी आफत भी क्या आ रही है। 10 मिनट में पहुंचा लेना, लेकिन कम से कम जिंदा पहुंचा देना। उसके ख्यालों से बेखबर पायलट उसी स्पीड से कार को दौड़ा रहा था।
ये जगह एक छोटे से शहर जैसी है, वो उसे बता रहा था। यहाँ लैब के अलावा सुपरमार्केट, हॉस्पिटल और सिनेमा घर भी है। दरअसल हमारे यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है। और आपको पता है वो कहाँ है? जमीन के अंदर 6 मंजिल नीचे। इससे पहले कि लैंगडन कोई सवाल पूछ पाता, पायलट ने गाड़ी का ब्रेक दबाया और वे लोग एक बूथ के सामने रुक गए। कंक्रीट के बने बूथ के अंदर एक संतरी तैनात था। लैंगडन सामने लिखे साइन बोर्ड को पढ़ने लगा और अचानक उसके बदन में एक झुरझुरी सी पैदा हो गई। उसे समझ आ गया कि वे लोग बॉर्डर पर पहुंच चुके थे। अरे, मैं तो अपना पासपोर्ट साथ लाया ही नहीं, उसने कहा। ड्राइवर ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, पासपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। स्विट्जरलैंड की सरकार के साथ हमारा अलग इंतज़ाम है। ड्राइवर ने गार्ड को अपना आईडी कार्ड दिखाया। संतरी ने उसे मशीन में डालकर उसकी जांच की। मशीन में हरी रोशनी ऑन हो गई। लैंगडन हैरानी से ये सब देख रहा था। संतरी ने पूछा, पैसेंजर का नाम? रॉबर्ट लैंगडन। किसके गेस्ट हैं? डायरेक्टर के। संतरी ने दूसरी तरफ मुड़कर कंप्यूटर से निकले प्रिंट आउट की जांच की। वो इसे कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आ रही जानकारी से मिला रहा था। फिर वो खिड़की के पास आया और बोला, हमारे देश में आपका स्वागत है मिस्टर लैंगडन। कार फिर से चल पड़ी। करीब 200 गज के बाद सड़क मुख्य द्वार के पास पहुंचती थी। उसके सामने एक बहुत ही मॉडर्न चौकोर बिल्डिंग दिखाई दे रही थी, जो कांच और स्टील से बनी थी। इमारत के अद्भुत डिजाइन को देखकर लैंगडन हैरान था। ये शीशे का गिरजाघर है, ग्लास कैथीड्रल। तुम्हारा मतलब है चर्च? अरे नहीं नहीं, हमारे यहाँ चर्च नहीं होता। हम तो फिजिक्स को ही अपना धर्म मानते हैं। भगवान का नाम लेने से कोई फायदा नहीं। हाँ, किसी क्वार्क या मेसन का मजाक मत उड़ाइएगा, ड्राइवर ने कहा। लैंगडन अचंभित सा बैठा सोच रहा था। क्वार्क और मेसन? देश की सीमा पर कोई चेकिंग नहीं। माक 15 की रफ्तार से चलने वाला जेट। आखिर ये लोग हैं कौन? और उसके सामने जो इमारत थी, उसके ऊपर लगी पत्थर की पट्टी पर उसके इन सारे सवालों का जवाब खुदा था। उस पर लिखा था CERN, काउंसिल ऑफ यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च। ड्राइवर ने उसे उस बिल्डिंग के सामने कार से उतार दिया। लैंगडन ने देखा कि व्हीलचेयर पर एक आदमी उस इमारत से बाहर निकल रहा था। उसकी उम्र करीब 60 के आसपास होगी। कमर झुकी हुई, सिर पर बाल नदारद। उसका जबड़ा चौकोर था। उसने लैब में पहना जाने वाला सफ़ेद कोट पहना था। उसके जूते व्हीलचेयर की पैर रखने वाली जगह पर जमे हुए थे। दूर से उसकी आंखें मुर्दे की तरह लग रही थीं, जैसे 2 मटमैले पत्थर जड़ दिए गए हों। वो आदमी तेजी से लैंगडन की तरफ आया और उसने अपना हाथ आगे किया। मिस्टर लैंगडन, आपसे फ़ोन पर बातचीत हुई थी। मेरा नाम मैक्समिलियन कोलर है। अध्याय 7। सर्न के महानिदेशक, सर्न यानी CERN के महानिदेशक मैक्समिलियन कोलर को उसकी पीठ पीछे लोग किंग यानी राजा कहते थे। व्हीलचेयर से सबके ऊपर शासन करने वाले आदमी के लिए यह खिताब उसके प्रति प्यार की वजह से नहीं, बल्कि उसके प्रति डर की वजह से दिया गया था। व्यक्तिगत तौर पर उसे बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन उसके अपाहिज बनने की कहानी सर्न में एक लोक कथा की तरह सबको मालूम थी। बहुत कम ही लोग कोलर को उसके तीखे स्वभाव के लिए दोषी मानते थे और ना ही सैद्धांतिक विज्ञान के प्रति उसके समर्पण के लिए। लैंगडन ने कोलर के साथ अभी कुछ ही पल बिताए थे, लेकिन इतने में ही वो समझ गया था कि डायरेक्टर लोगों से दूरी बनाकर रखना पसंद करता है। उसकी बैटरी से चलने वाली व्हीलचेयर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए लैंगडन को हल्के हल्के दौड़ना पड़ रहा था। ऐसी व्हीलचेयर लैंगडन ने पहले कभी नहीं देखी थी। इसमें तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक यंत्र लगे हुए थे। कई लाइनों वाला फ़ोन, पेजिंग सिस्टम, कंप्यूटर स्क्रीन और अलग किया जा सकने वाला वीडियो कैमरा भी। ये किंग कोलर का चलता फिरता कंट्रोल रूम था। मशीन से कंट्रोल्ड दरवाजे को पार करते हुए लैंगडन सर्न की मुख्य लॉबी में दाखिल हुआ। ये काफ़ी आलीशान कमरा था। सफ़ेद टाइल वाली दीवारें और संगमरमर के फर्श पर आड़ी तिरछी छायाएं। पूरी हवा में हॉस्पिटल्स में साफ सफाई रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल्स की गंध फैली हुई थी। कुछ वैज्ञानिक अपने काम में बिजी इधर उधर घूम रहे थे। थोड़ा जल्दी चलिए मिस्टर लैंगडन, कोलर ने कहा। लैंगडन मुख्य लॉबी के साथ लगे अनगिनत हॉल जैसे कमरों से गुजरता हुआ कोलर के साथ साथ दौड़ता चला जा रहा था। हर हॉल में खूब चहल पहल थी। कोलर को वहां से गुजरते देखकर वैज्ञानिकों के चेहरे पर आश्चर्य का भाव फैल जाता। लैंगडन को देखकर वे हैरान थे
कि कोलर के साथ चलने वाला ये आदमी भला कौन हो सकता है। लैंगडन ने बातचीत शुरू करने के लिए कहा, मुझे ये कहते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है कि मैंने सर्न के बारे में आज तक नहीं सुना था। कोलर ने बड़ी ही बेरुखी से जवाब दिया, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। अधिकतर अमेरिकन लोग यूरोप को वैज्ञानिक रिसर्च में लीडर मानते ही नहीं। वे तो हमें बस एक पुरानी दुकान समझते हैं। और ये बड़ी ही अजीब बात है अगर आप इस बात पर गौर करें कि आइंस्टाइन, गैलीलियो और न्यूटन जैसे सारे लोग यूरोप के ही थे। लैंगडन को समझ नहीं आया कि वो इस बात का क्या जवाब दे। उसने अपनी जेब से फैक्स निकाला और बोला, ये जिस इंसान की तस्वीर है। कोलर ने हाथ के इशारे से उसे चुप कर दिया। मेहरबानी करके यहाँ उसके बारे में बात ना करें, मैं आपको उसके पास ही ले जा रहा हूँ। और उसने हाथ आगे बढ़ाकर लैंगडन के हाथ से वो तस्वीर ले ली। इसके बाद वे जिस हॉल में दाखिल हुए उसमें तरह तरह के अवार्ड और सर्टिफिकेट्स रखे हुए थे। दरवाजे पर सबसे पहले बड़ा सा एक ताम्रपत्र रखा था। लैंगडन ने उसे पढ़ने के लिए अपनी चाल थोड़ी धीमी कर दी। ARS इलेक्ट्रॉनिका अवार्ड डिजिटल युग में कल्चरल इनोवेशन के लिए टिम बर्नेस-ली और सर्न वर्ल्ड वाइड वेब को दिया जाता है। लैंगडन ने मन ही मन सोचा, ओह, तो इसका मतलब यह आदमी मजाक नहीं कर रहा था। अभी तक लैंगडन यही समझता था कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार अमेरिका में हुआ था। इसके अलावा उसका ज्ञान भी अपनी किताब की वेबसाइट और कभी कभार लोव्र या अल्प्राडो जैसी साइटों को अपने पुराने मैक कंप्यूटर पर देखने तक ही सीमित था। कोलर ने रुमाल से अपना मुंह पोंछते हुए जवाब दिया, वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत यहीं से हुई है। इसका इस्तेमाल इस संस्था के भीतर रखे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता था। इसकी मदद से अलग अलग विभागों में काम कर रहे वैज्ञानिकों को अपनी रोजमर्रा की खोजों को आपस में शेयर करने में मदद मिलती थी। हाँ, वो अलग बात है कि आज पूरी दुनिया ये मानती है कि वेब अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक छोटी सी टेक्नोलॉजी के बारे में एक छोटी सी गलतफहमी है, बस, और कुछ नहीं। सर्न का मतलब दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ने वाली टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा है। हमारे साइंटिस्ट तो हर रोज कुछ न कुछ नया चमत्कार ढूंढते हैं। दोनों लोग जैसे जैसे आगे जा रहे थे, लैंगडन को दूर कहीं से घड़घड़ाहट की आवाजें सुनाई देने लगी थीं। हर एक कदम के साथ ये आवाज और भी तेज होती जा रही थी। इस आवाज से दीवारों में भी कंपकपी सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह आवाज हॉल के अंतिम हिस्से से आ रही थी जिस तरफ वे दोनों जा रहे थे। लैंगडन ने करीब करीब चिल्लाते हुए पूछा, ये क्या है? फ्री फॉल ट्यूब, कोलर ने बड़े ही सहज स्वर में जवाब दिया। हॉल के अंतिम हिस्से में पहुंचते पहुंचते आवाज कान फाड़ देने वाली हो चुकी थी। सामने गैलरी जैसी एक चीज दिखाई दे रही थी। गोलाकार दीवार के अंदर 4 मोटे मोटे दरवाजों वाले पोर्टल थे, जैसे किसी पनडुब्बे की खिड़कियां हों। लैंगडन ने रुककर उनमें से एक छेद के अंदर झांक कर देखा। उसने अपनी जिंदगी में कई आश्चर्यजनक चीजें देखी थीं, लेकिन ऐसी चीज आज तक नहीं देखी थी। उसने कई बार अपनी आंखें झपकाईं। उसे लग रहा था कि शायद वो कोई सपना देख रहा है या उसे कोई भ्रम हो रहा है। सामने एक बहुत ही विशाल चेम्बर था, जिसके अंदर लोग हवा में वैसे ही तैर रहे थे जैसे किसी स्पेस शटल के अंदर होते हैं। वे कुल 3 लोग थे। उनमें से एक ने हाथ हिलाया और हवा में पलटी खाकर दिखाई। उस कमरे का फर्श जालीदार था। ऐसा लग रहा था जैसे वो चिकन वायर का एक बहुत बड़ा टुकड़ा हो। इस जाली के नीचे बहुत बड़े से एक प्रोपेलर के धातु वाली सतह की चमक दिखाई दे रही थी। कोलर ने उसे बताया, बिना रोक टोक के आसमान में तैरने के लिए बनी फ्री फॉल सुरंग है ये। छत के अंदर स्काई डाइविंग, तनाव को कम करने के लिए। इसे वर्टिकल विंड टनल कहते हैं। लैंगडन आश्चर्य में डूबा ये सब देख रहा था। ऊपर से नीचे की तरफ तैरकर आते हुए एक औरत अपने शरीर को मोड़कर खिड़की की तरफ ले जा रही थी। हवा के थपेड़े उसे झकझोर रहे थे, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए खुशी की मुद्रा में अपना अंगूठा लैंगडन को दिखाया। लैंगडन ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। उस औरत ने एक छोटा सा पैराशूट ले रखा था। उसके ऊपर कपड़े का ढेर ऐसा दिख रहा था मानो वो कोई खिलौने जैसी चीज हो। लैंगडन ने कोलर से पूछा, इस छोटे से पैराशूट का क्या काम है? इसकी चौड़ाई 1 मीटर से ज्यादा नहीं लगती। ये उसके शरीर के एरोडायनेमिक्स को कम करता है, कोलर ने बताया, और वो इसलिए ताकि पंखा उसे ऊपर उठा सके। 1 वर्ग गज का खिंचाव नीचे गिर रही चीज को करीब 20% तक धीमा कर देता है। लैंगडन ने बिना कुछ समझे अपना सिर हिला दिया। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी रात को अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर
किसी अनजान देश में यही जानकारी उसकी जान बचाने वाली थी। अध्याय 8। सर्न की मेन बिल्डिंग से जब कोलर और लैंगडन बाहर निकले तो सामने तेज धूप फैली हुई थी। उस समय लैंगडन को लगा जैसे वो अपने ही घर पहुंच गया हो। सामने का दृश्य बिल्कुल आइवी लीग कैंपस की तरह था। आयताकार मैदान के किनारे चिनार के पेड़ों का घेरा बना हुआ था, जिसके साथ साथ ईंटों के बने रिहायशी हॉस्टल और फुटपाथ बने हुए थे। लंबे लंबे बालों वाले दो हिप्पी किस्म के लोग एक दूसरे को फ्रिस्बी फेंक रहे थे। अपनी व्हील चेयर को तेज करते हुए कोलर ने बताया, ये हमारा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर 3000 से भी ज्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं। दुनिया भर के पार्टिकल भौतिक शास्त्रियों में से आधे अकेले सर्न में काम करते हैं। जर्मनी, जापान, इटली, हॉलैंड, सब जगह के मेधावी लोग यहाँ काम करते हैं। हमारे वैज्ञानिक 500 यूनिवर्सिटीज और 60 देशों से आए हैं। तो आखिर वे लोग आपस में बात कैसे करते हैं? लैंगडन ने पूछा। इंग्लिश में। यही तो साइंस की दुनिया भर में समझी जाने वाली भाषा है। तभी एक नौजवान धीरे धीरे दौड़ता हुआ वहां से गुजरा। उसकी टी शर्ट पर लिखा था, नो गट नो ग्लोरी। लैंगडन अभी गट शब्द का मतलब समझने की कोशिश कर ही रहा था कि कोलर ने उसे बताया, जनरल यूनिफाइड थियरी, यानी सभी चीजों का एक सिद्धांत। क्या आप पार्टिकल फिजिक्स से परिचित हैं मिस्टर लैंगडन? लैंगडन ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं सामान्य फिजिक्स जैसे नीचे गिरती हुई चीजों के विज्ञान वगैरह जैसी चीजों को जानता हूँ। पार्टिकल फिजिक्स एटम का अध्ययन करता है, यही ना? कोलर ने सिर हिलाया और बोला, हम जिन चीजों की स्टडी करते हैं उनके सामने एटम तो ग्रहों जैसे लगते हैं। हम एटम के न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं। इसका आकार एक एटम के 10,000वें हिस्से के बराबर होता है। सर्न में काम करने वाले वैज्ञानिक उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं जिनसे दुनिया अपने शुरुआती दिनों से ही जूझ रही है, यानी इस दुनिया की शुरुआत कैसे हुई, हम सब किस चीज से बने हैं, वगैरह वगैरह। और आपको लगता है कि इन सवालों के जवाब फिजिक्स की लैब में मिलेंगे? ये सवाल थोड़े आध्यात्मिक नहीं हैं? देखिए मिस्टर लैंगडन, एक टाइम ऐसा था जब सारे सवाल आध्यात्मिक ही थे। जब से दुनिया की शुरुआत हुई है तभी से धर्म और अध्यात्म उन सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं जो विज्ञान के लिए संभव नहीं थे। आज विज्ञान तकरीबन उन सारे सवालों का जवाब दे चुका है जिनके बारे में इंसान जानना चाहता है। अब बस कुछ ही गूढ़ सवाल बचे हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। हम कहाँ से आए हैं, जिंदगी और इस दुनिया का क्या मतलब है? लैंगडन का आश्चर्य बढ़ता ही जा रहा था। और इन सवालों के जवाब देने की कोशिश सर्न कर रहा है। कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम इन सवालों के जवाब दे रहे हैं। उस वक्त वे लोग रिहायशी मकानों के चौकोर घेरे से गुजर रहे थे। तभी उनके सिर के ठीक ऊपर से एक फ्रिस्बी आकर गिरी। कोलर उसकी ओर ध्यान दिए बिना चलता गया। दूसरी तरफ से एक आवाज आई, क्या आप मेहरबानी करके वो फ्रिस्बी हमें लौटा देंगे? लैंगडन ने सामने देखा। सामने सफेद बालों वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति स्वेटशर्ट पहने हुए लैंगडन को देखकर अपना हाथ हिलाते हुए ये बात कह रहा था। लैंगडन ने फ्रिस्बी उठाकर उसकी तरफ फेंक दी। बुजुर्ग ने एक उंगली पर उसे पकड़ लिया और उसे अपने साथी की तरफ फेंक दिया। फिर उसने लैंगडन को धन्यवाद कहा। वहां से थोड़ा आगे बढ़ने पर कोलर ने कहा, बधाई हो मिस्टर लैंगडन, आपने अभी अभी नोबेल पुरस्कार विजेता चारपैक के साथ फ्रिस्बी खेला है। चारपैक ने मल्टीवायर प्रोपोर्शनल चेंबर का आविष्कार किया है। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लैंगडन ने कहा। 3 मिनट के अंदर लैंगडन और कोलर अपनी मंजिल पर पहुंच गए। अब वे एक बड़ी सी हॉस्टल जैसी जगह पर थे जो चारों तरफ चिनार के पेड़ों से घिरी थी। दूसरे हॉस्टल्स की तुलना में ये जगह ज्यादा आलीशान थी। इमारत के सामने की पट्टी पर लिखा था बिल्डिंग सी। इसका काफी हिस्सा लाल ईंटों का बना था और छज्जों पर नक्काशी की गई थी। अंदर जाने के लिए बने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने एक मेहराब को पार किया जो संगमरमर के गोल खंभों पर खड़ा था। इनमें से एक के ऊपर किसी ने कागज चिपका रखा था, दिस कॉलम इज आयनिक, यानी ये पाया आयनिक है। लैंगडन ने हल्के से बुदबुदाते हुए कहा, शायद किसी साइंटिस्ट ने ही लिखा होगा। ये देखकर अच्छा लगा कि होशियार फिजिसिस्ट भी गलतियां करते हैं। कोलर तेजी से उसकी तरफ घूमा और बोला, आपके कहने का मतलब क्या है? जिस किसी ने भी कागज पर वो नोट लिखा है उससे गलती हुई है। वो खंभा आयनिक नहीं है। जो खंभे आयनिक होते हैं उनकी चौड़ाई एक जैसी होती है, लेकिन उस खंभे की चौड़ाई कम होती जा रही है। ये डोरिक खंभा है। वैसे ऐसी गलती बहुत से लोग कर बैठते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लैंगडन ने कहा।
कोलर इस बात पर मुस्कुराया नहीं। लिखने वाले ने इसे मजाक के तौर पर लिखा है। यहाँ पर आयनिक का मतलब है कि इसके अंदर आयन है, यानी विद्युतीय रूप से चार्ज वाले पार्टिकल्स, और अधिकतर चीजों में ये पाए जाते हैं। लैंगडन ने खंबे की तरफ देखते हुए धीमे से सीटी की आवाज निकाली। अब वे एक सुंदर से कॉरिडोर से आगे बढ़ रहे थे। यहाँ की सजावट बाकी जगहों से थोड़ी अलग थी। परंपरागत औपनिवेशिक फ्रेंच शैली के दीवान, चीनी मिट्टी के फूलदान और महीन नक्काशी वाला लकड़ी का काम। तो वो फैक्स वाला आदमी यहाँ रहता था, लैंगडन ने मन ही मन सोचा। उसने कोलर से पूछा, क्या वो आदमी आपके यहाँ किसी ऊंचे पद पर काम करता था? बिल्कुल, कोलर ने जवाब दिया। आज सुबह जब वो मुझसे मिला नहीं और ना ही उसने मेरे पेज का जवाब दिया, तो मैं उसे ढूंढने यहाँ आया और तब मैंने देखा कि वो अपने कमरे में मरा हुआ है। लैंगडन को अचानक डर का एक झटका सा लगा, ये सोचकर कि वो अभी एक लाश को देखने वाला है। उसके पेट में जैसे बगुले से उठने लगे। उसे अपनी इस कमजोरी के बारे में उस वक्त पता चला था जब उसके टीचर ने एक बार क्लास में बताया था कि लियोनार्दो दा विंची को मानव शरीर के बारे में जो गहरी जानकारी थी वो लाशों को कब्र से निकालकर उनको चीर-फाड़ करके उनकी मांसपेशियों का अध्ययन करने से मिली थी। कोलर उसके साथ कॉरिडोर के आखिरी सिरे तक पहुंच गया, जहां एक दरवाजा था। सामने आबनूस के दरवाजे पर लिखा था लियोनार्डो वेट्रा। अगले हफ्ते वो 58 साल का हो जाता, कोलर ने बताया। वो अपने टाइम के सबसे प्रतिभावान वैज्ञानिकों में से एक था। उसकी मौत से विज्ञान जगत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक पल के लिए लैंगडन को लगा कि कोलर के भावहीन चेहरे पर संवेदना की लकीरें उभर आईं, लेकिन दूसरे ही पल वो गायब भी हो गईं। उसे ये देखकर थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि वे लोग हत्या की जगह पर जा रहे थे, लेकिन वहां किसी भी तरह की कोई भी हलचल या एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही थी। दरवाजे की चाबी हाथ में लेते हुए कोलर ने बताया, यहाँ रहने वाले लोग अभी अपने अपने लैब्स में हैं। तो क्या पुलिस वापस चली गई है? लैंगडन ने पूछा। ताला खोलते हुए कोलर ठिठक कर रुक गया। पुलिस? हाँ, पुलिस। आपने हत्या के बारे में मुझे फैक्स भेजा था ना, तो आपने पुलिस को तो जरूर बुलाया ही होगा। नहीं, मैंने पुलिस को बिल्कुल नहीं बुलाया। क्या मतलब? देखिए मिस्टर लैंगडन, ये मामला थोड़ा पेचीदा है, लेकिन किसी न किसी को तो इस वारदात का पता चला ही होगा। लैंगडन ने हैरानी से कहा। हाँ, पता है, लियोनार्डो की गोद ली हुई बेटी को। वो भी यहीं सर्न में वैज्ञानिक है। वो अपने पिता के लैब में साथ काम करती है। वे दोनों साथ साथ ही काम कर रहे थे। इस हफ्ते वो फील्ड रिसर्च के लिए बाहर गई हुई है। मैंने उसे उसके पिता की मौत के बारे में इत्तला कर दी है। वो वापस आ रही है। लेकिन किसी की हत्या हुई है तो पुलिस को तो आना ही होगा। हाँ, इस सब की औपचारिक जांच होगी, लेकिन इसके लिए वेट्रा की लैब की जांच पड़ताल बिल्कुल नहीं होगी। ये लैब वेट्रा और उसकी बेटी की पर्सनल जगह है, इसलिए जब तक मिस वेट्रा वापस नहीं आती तब तक वहां पर और कोई नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि उसके लिए मुझे कम से कम इतना तो करना ही होगा। कोलर ने दृढ़ता से जवाब दिया। फिर उसने चाबी घुमाकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका साए साए करता हुआ लैंगडन के चेहरे पर आकर टकराया। वो घबराकर पीछे हो गया। वो किसी अनजान दुनिया की दहलीज पर खड़ा था। उसके सामने वाला फ्लैट किसी घने सफेद कोहरे में ढका था। ये कोहरा धुएं की तरह गोल गोल घूमते हुए फर्नीचर के चारों तरफ चक्कर काट रहा था। पूरे कमरे में आर पार ना देखी जा सकने वाली धुंध फैली हुई थी। लैंगडन हकलाते हुए बोला, क्या है ये? फेरोन कूलिंग सिस्टम है ये। मैंने लाश को सुरक्षित रखने के लिए कमरे को ठंडा कर दिया था, कोलर ने जवाब दिया। लैंगडन ने ठंड से बचने के लिए अपने कोट का बटन बंद कर लिया। इस वक्त वो सोच रहा था, शायद मैं ओज में हूं और अपनी जादुई चप्पलें पहनना भूल गया हूं। अध्याय 9। फर्श पर पड़ी लाश को देखकर लैंगडन को घिन आ रही थी। मृतक लियोनार्डो वेट्रा की नंगी लाश पीठ के बल पड़ी थी। उसकी चमड़ी नीली भूरी हो चुकी थी। उसके गले की टूटी हुई हड्डी बाहर निकली हुई थी। सर को मरोड़कर बिल्कुल पीछे की तरफ घुमा दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि वेट्रा पीछे की तरफ देख रहा था। उसका चेहरा फर्श की ओर था और इसीलिए नजर नहीं आ रहा था। उसकी लाश अपने ही जमे हुए पेशाब में पड़ी थी। किसी तरह मितली को रोकते हुए लैंगडन ने लाश के सीने पर नजर डाली। वैसे तो फैक्स में भेजी गई तस्वीर को वो पहले भी कई बार देख चुका था, लेकिन सामने से लाश को देखते हुए छाती पर बना निशान कई गुना अधिक विभत्स दिखाई दे रहा था।
छाती पर उभरे हुए मांस में ब्रांड साफ साफ नजर आ रहा था, इल्यूमिनाटी। लाश को चारों तरफ से घूम घूम कर देखते हुए उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सीधे और उल्टे दोनों तरफ से पढ़ते हुए उस शब्द की लाजवाब समरूपता पर लैंगडन को बहुत ही हैरानी हो रही थी। लिखावट को घूरते हुए अब संकेत और भी ज्यादा अकल्पनीय लग रहा था। लैंगडन जैसे एक दूसरी ही दुनिया में खो गया। उसकी अपनी दुनिया जो अलग ही पदार्थों से बनी थी, जिस दुनिया में इतिहास, मिथक और तथ्य आपस में गड्ढमड होकर इंसान के दिलो दिमाग पर हावी हो जाते थे। तभी उसे कोलर की आवाज सुनाई दी। मिस्टर लैंगडन, आप इसके बारे में मुझे क्या बता सकते हैं? लैंगडन ने कोलर को खाली निगाहों से घूरते हुए पूछा। आपको अब तक इसके बारे में क्या जानकारी है? बस उतना ही जितना मैंने आपकी वेबसाइट पर देखा। इल्यूमिनाटी का मतलब होता है प्रबुद्ध। ये प्राचीन काल के किसी संप्रदाय का नाम है। क्या आपने इससे पहले इसका नाम सुना था? लैंगडन ने पूछा। नहीं, वेट्रा के सीने पर खुदे हुए इस शब्द को देखने से पहले कभी नहीं। यानी आपने इसका मतलब जानने के लिए इंटरनेट का सहारा लिया? हाँ, और इंटरनेट पर सर्च करने पर आपको इसके सैकड़ों जवाब मिले होंगे। सैकड़ों नहीं, हजारों। और फिर ये जानकर कि ये एक धार्मिक चिन्ह है, मैंने आपके बारे में सर्च किया और आपके बारे में जो भी सूचनाएं मुझे मिली उनसे मुझे यकीन हो गया कि आप विश्वसनीय व्यक्ति हैं। लैंगडन की नजरें अब भी लाश पर गड़ी थीं। इल्यूमिनाटी का इतिहास किसी को समझाना इतना सरल नहीं था। आधुनिक संकेत विज्ञान में इल्यूमिनाटी के बारे में व्याख्याओं की एक लंबी परंपरा रही थी, लेकिन किसी भी विद्वान ने दरअसल आज तक इसे देखा नहीं था। प्राचीन दस्तावेजों में इस चिन्ह को एम्बिग्राम कहते थे, यानी ऐसी लिखावट जो दोनों तरफ से पढ़ने पर एक सी दिखाई देती हो। वैसे तो सिंबोलॉजी में अनेक एम्बिग्राम पाए जाते थे, जैसे कि स्वास्तिक, यिन यांग, यहूदी स्टार्स, सलीब का निशान वगैरह, लेकिन ये कल्पना करना भी मुश्किल था कि किसी शब्द को एम्बिग्राम में बदला जा सकता था। संकेत विज्ञान के विद्वानों ने सालों साल कोशिश की थी कि इल्यूमिनाटी को इस शैली में लिख पाएं, लेकिन वो इसमें बुरी तरह से असफल रहे थे। ज्यादातर विद्वान अब मानने लगे थे कि ये संकेत सिर्फ एक कल्पना मात्र है, असल में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। कोलर ने अपनी फरमाइश फिर से दोहराई। क्या आप मुझे बताएंगे कि ये इल्यूमिनाटी कौन है? लैंगडन ने एक गहरी सांस भरी और बोलना शुरू किया। इल्यूमिनाटी कौन है ये जानने के लिए हमें काफ़ी पीछे इतिहास से शुरू करना होगा। इतिहास की शुरुआत से ही विज्ञान और धर्म के बीच एक गहरी खाई रही है। बिना लाग लपेट के बोलने वाले कोपरनिकस जैसे वैज्ञानिकों की चर्च द्वारा हत्या कर दी गई, क्योंकि उन्होंने वैज्ञानिक सत्य की खोज की थी। धर्म ने हमेशा विज्ञान को प्रताड़ित किया है, लेकिन सन 1500 में वैज्ञानिकों के एक समूह ने रोम में चर्च के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इटली के कुछ सबसे प्रबुद्ध लोगों ने, जिनमें मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट्स और एस्ट्रोनॉमर्स भी शामिल थे, गुपचुप तरीके से मिलना शुरू किया। इस दौरान वे चर्च की गलत शिक्षाओं के बारे में चर्चा करते थे। उन्हें डर था कि सत्य के ऊपर चर्च जो मोनोपोली दिखाता था, उसके कारण शैक्षणिक ज्ञान को पूरी दुनिया में खतरा था। उन्होंने दुनिया का पहला थिंक टैंक बनाया, जिसका नाम उन्होंने रखा प्रबुद्ध लोगों का समूह, यानी द एनलाइटेंड वंस, द इल्यूमिनाटी। यूरोप के सबसे प्रतिभाशाली और वैज्ञानिक सत्य की खोज के लिए समर्पित लोग। प्रबुद्ध लोगों की इस टोली इल्यूमिनाटी को कैथोलिक चर्च ने बेरहमी से चुन चुन कर मारा, लेकिन उन लोगों ने भी हार नहीं मानी और बेहिसाब कोशिशों के बाद वे किसी तरह अपने आप को बचाए रखने में सफल होते गए। पूरे शिक्षा जगत में अंदर ही अंदर ये बात फैल गई और धीरे धीरे इल्यूमिनाटी का प्रसार पूरे यूरोप में हो गया। वैज्ञानिक नियमित रूप से एक बहुत ही गुप्त जगह पर मिलते रहे। इस जगह को चर्च ऑफ इल्यूमिनेशन कहते थे। इन प्रबुद्ध लोगों में से कई लोग हिंसा का सहारा लेकर चर्च का विरोध करना चाहते थे, लेकिन उनके सबसे सम्मानित सदस्य ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। वो आदमी बहुत शांतिवादी था और इतिहास का सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी। लैंगडन को यकीन था कि कोलर उस वैज्ञानिक का नाम पहचान लेगा। जो लोग वैज्ञानिक नहीं थे, वे भी जानते थे कि किस वैज्ञानिक ने ये कहा था कि सूरज सौरमंडल के केंद्र में है, ना कि धरती। चर्च ने इस बात की घोषणा के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया था और करीब करीब मौत की सजा दे दी थी। हालांकि उसके आंकड़ों को झुठलाना संभव नहीं था, लेकिन उस वैज्ञानिक को कठोर सजा दी गई,
क्योंकि उसने ये कहने की हिमाकत की थी कि ईश्वर ने मनुष्य के अलावा किसी और चीज को अपनी सत्ता के केंद्र में जगह दी थी। उसका नाम था गैलीलियो गैलीलाई, लैंगडन ने कहा। कोलर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, गैलीलियो? जी हाँ, गैलीलियो एक इल्यूमिनाटी था। साथ ही वो एक श्रद्धावान कैथोलिक भी था। उसने विज्ञान के बारे में चर्च के नजरिए को थोड़ा नरम बनाने के लिए ये भी कहा कि विज्ञान ईश्वर के अस्तित्व से इनकार नहीं करता, बल्कि उसे और भी पुष्ट करता है। उसने एक बार लिखा था कि जब वो अपने टेलीस्कोप से आसमान में चक्कर लगाते ग्रह नक्षत्रों को देखता है तो उसे उन घूमते हुए गोलों के संगीत में ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। उसका मानना था कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि सहयोगी हैं, मानो दो अलग अलग भाषाओं में एक ही कहानी कही जा रही हो। लेकिन दुर्भाग्य से विज्ञान और धर्म को साथ लाने में चर्च की कोई रुचि नहीं थी। कोलर ने बेचैनी से अपनी कुर्सी पर पहलू बदलते हुए कहा, ये सब बातें मैं जानता हूं मिस्टर लैंगडन, लेकिन ये तो सदियों पहले हुआ था। इसका लियोनार्डो वेट्रा की मौत से भला क्या लेना देना है? ये $1,00,000 का सवाल है, लैंगडन ने असली बात पर आते हुए कहा। गैलीलियो की गिरफ्तारी ने इल्यूमिनाटियों के बीच हलचल पैदा कर दी। वे गलतियां करने लगे। चर्च को उनके 4 सदस्यों का पता लग गया जिन्हें पकड़कर पूछताछ की गई, लेकिन उन चारों ने कई यातनाएं दिए जाने के बाद भी कुछ नहीं बताया। यातनाएं? लैंगडन ने सिर हिलाया और बोला, जी हाँ, यातनाएं। उन्हें जिंदा रहते हुए दाग दिया गया, गरम सलाखों से ब्रांड किया गया, उनके सीने पर सलीब का निशान दागा गया। उसके बाद उन्हें बेरहमी से मार दिया गया और उनकी लाशों को रोम की सड़कों पर फेंक दिया गया ताकि लोग इल्यूमिनाटी में शामिल होने से घबराएं। चर्च का शिकंजा कसता गया और बाकी इल्यूमिनाटी इटली छोड़कर भाग गए। फिर वे और भी ज्यादा अंडरग्राउंड हो गए और अपने जैसे दूसरे प्रताड़ित शरणार्थियों जैसे एल्केमिस्टों, रहस्यवादियों, मुसलमानों और यहूदियों के साथ मेलजोल बढ़ाने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, इल्यूमिनाटी में नए सदस्य शामिल होते गए और एक नए और अलग तरीके का इल्यूमिनाटी पैदा हो गया जो थोड़ा बदनुमा था। ये क्रिश्चियनिटी के घोर विरोधी थे। ये काफ़ी शक्तिशाली हो गए और तरह तरह की रहस्यमय गतिविधियों में भी संलग्न हो गए। वे अपनी इन एक्टिविटीज़ को बिल्कुल गुप्त रखते थे। उन्होंने ठान रखा था कि वे एक ना एक दिन कैथोलिक चर्च से बदला लेंगे। उनकी ताकत इस हद तक बढ़ गई कि चर्च उन्हें क्रिश्चियनिटी से दुश्मनी रखने वाली सबसे खतरनाक ताकत मानने लगा। वेटिकन ने इल्यूमिनाटी को अब शैतान यानी सेटन कहना शुरू कर दिया। दरअसल ये इस्लाम का शब्द है। इसका मतलब होता है ईश्वर का विरोधी। चर्च ने इस्लाम से आए इस नाम को चुना क्योंकि उनकी नज़र में यह घिनौना था। शैतान शब्द मूल रूप से अंग्रेजी के शब्द सेटन से निकला है। कोलर के चेहरे पर हल्की सी परेशानी छा गई। लैंगडन की आवाज में चिंता झलक रही थी। देखिए मिस्टर कोलर, मुझे नहीं पता कि लाश की छाती पर यह निशान कैसे उभरा या किस वजह से बनाया गया है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इस वक्त आप दुनिया के सबसे पुराने और ताकतवर शैतानी समूह के संकेत को देख रहे हैं जो असल में बहुत पहले खत्म हो चुका है। अध्याय 10। गलियारा पतला और पूरी तरह सुनसान था। हसैसिन अब काफी तेजी से चल रहा था। उसकी काली आंखों में कोई अंदेशा चमक रहा था। अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचते हुए उसके दिमाग में जानूस की कही बात घूम रही थी। दूसरा फेज जल्द ही शुरू होने वाला है, थोड़ा आराम कर लो। हसैसिन के चेहरे पर एक भद्दी सी हंसी उभरी। वो रात भर सोया नहीं था, लेकिन नींद के बारे में सोचना उसके दिमाग से कोसों दूर था। नींद तो कमजोर लोगों के लिए होती है। वो तो अपने पूर्वजों की तरह एक बहादुर योद्धा था। उसके पूर्वज हशीश का सहारा लेते थे, लेकिन वो अपने को संतुष्ट करने के लिए कुछ दूसरी तकनीक का इस्तेमाल करता था। उसे अपने शरीर पर घमंड था, काम के लिए पूरी तरह से तैयार एक घातक मशीन जिसे वो अपने पूर्वजों की परंपरा के बावजूद नशे से प्रदूषित नहीं करना चाहता था। उसने नशे की बजाय एक दूसरी तरह की लत पाल ली थी जो उसे ताकत देती थी, नशे की तुलना में कहीं ज्यादा स्वस्थ और संतोष देने वाला पुरस्कार। वो गलियारे में तेजी से बढ़ा जा रहा था। साधारण से दिखने वाले एक दरवाजे पर पहुंचकर उसने घंटी बजाई। कुछ पल बाद दरवाजा खुला। बहुत ही कीमती और तड़क भड़क वाली पोशाक पहने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दरवाजे पर नजर आई।
हसैसिन उसे देखकर मुस्कुराया और अंदर दाखिल होकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। यही तो था उसका पुरस्कार। अध्याय 11। कोलर ने अपना मुंह पोंछा और बड़ी ही बेचैनी से कुर्सी में पहलू बदला। शैतानी? ये किसी शैतानी संप्रदाय का प्रतीक चिन्ह है। लैंगडन खुद को गर्म रखने के लिए ठंड से जमे हुए कमरे में चहलकदमी करने लगा। इल्यूमिनाटी जो थे वो शैतानी संप्रदाय के सदस्य थे, लेकिन आधुनिक अर्थ में नहीं। फिर लैंगडन ने जल्दी जल्दी उसे बताया कि किस तरह से लोग शैतानी संप्रदाय को शैतान की पूजा करने वाले राक्षसी समूह के रूप में देखते हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से जिन्हें शैतानवादी लोग कहा जाता था वे असल में वो पढ़े लिखे विद्वान होते थे जो चर्च के विरोध में खड़े होते थे। दरअसल ये सिर्फ एक कोरी बकवास थी। चर्च उन्हें बदनाम करने के लिए तरह तरह की अफवाहें फैलाता था, जैसे कि वे पशुओं की बलि देते हैं, काला जादू करते हैं, पेंटाग्राम कर्मकांड में यकीन रखते हैं, वगैरह वगैरह। जैसे जैसे समय बीतता गया, चर्च के विरोधी लोग जो इल्यूमिनाटी की नकल करना चाहते थे वे इन अफवाहों पर यकीन करके उनकी नकल करने लगे और इस तरह से आधुनिक शैतानवाद का जन्म हुआ। कोलर ने अचानक हुंकार भरी, ये सब पुराना इतिहास है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये निशान यहां कैसे पहुंचा। एक गहरी सांस लेकर लैंगडन ने कहा, गैलीलियो को समरूपता से बहुत प्रेम था और ये जो चिन्ह है इसे 16वीं सदी में किसी अज्ञात इल्यूमिनाटी ने गैलीलियो के इस प्रेम को सम्मान देने के लिए बनाया था। ये एक तरह से इल्यूमिनाटी का पवित्र लोगो है। ब्रदरहुड ने इस डिज़ाइन को हमेशा से एक सीक्रेट रखा था। कहते हैं कि वे लोग इसको तभी जाहिर करना चाहते थे जब उनके पास फिर से सामने आने लायक ताकत हो जाती और वे लोग अपना आखिरी मकसद पूरा करने की स्थिति में होते। अब कोलर थोड़ा विचलित नजर आया। यानी कि इस निशान का ये मतलब है कि इल्यूमिनाटी ब्रदरहुड फिर से जिंदा हो रहा है। लैंगडन के चेहरे पर नाराजगी के भाव उभरे। ये संभव नहीं है। इल्यूमिनाटी के बारे में एक अध्याय ऐसा है जिसके बारे में मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है। दरअसल इल्यूमिनाटी जो थे वो बचने में माहिर थे। जब वो रोम से भागे तो यूरोप से निकलते हुए वे ऐसी जगह की तलाश कर रहे थे जहां वो फिर से एकजुट हो सकें। इस दौरान वो अपनी ही तरह के एक दूसरे गुप्त संप्रदाय के संपर्क में आए। पत्थर का काम करने वाले बावेरिया के धनी कारीगर जिनको फ्रीमेसन कहा जाता था। कोलर ने आश्चर्य से कहा, तुम्हारा मतलब है मेसन? लेकिन मेसन लोग शैतानी संप्रदाय में शामिल नहीं हैं। हाँ, मैं जानता हूँ, लैंगडन ने कहा, वो इसमें शामिल नहीं है। मेसन लोग अपनी ही भलमनसाहत के शिकार हुए। सन 1700 में रोम से जान बचाकर भागने वाले वैज्ञानिकों को शरण देने वाले मेसन अनजाने में ही इल्यूमिनाटी के लिए एक नकाब का काम करने लगे। उनके सदस्यों के बीच ही इल्यूमिनाटी बढ़ने लगे। धीरे धीरे रहने की जगहों पर उनका कब्जा होता गया। उन्होंने गुपचुप मेसन ग्रुप के अंदर ही अपने वैज्ञानिक ब्रदरहुड को फिर से स्थापित कर लिया, जैसे कि गुप्त समुदाय के अंदर काम करने वाला एक और गुप्त समुदाय। इसके बाद इल्यूमिनाटी ने दुनिया भर में फैले अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके अपने प्रभाव को बढ़ाना शुरू कर दिया। कैथोलिक संप्रदाय को समाप्त करना इल्यूमिनाटी का मूल मकसद था। इस ब्रदरहुड का मानना था कि चर्च जो है वो अंधविश्वास पर आधारित धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देता है और वो मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। उनको डर था कि वो वैज्ञानिक प्रगति को रोकना चाहते हैं। इसलिए जैसे जैसे वे यूरोप में ज्यादा ताकतवर होते गए तो उन्होंने अपनी नजरें अमेरिका पर गड़ाईं। उस समय अमेरिका में नई नई सरकार बनी थी जिसके कई नेता जैसे कि जॉर्ज वॉशिंगटन, बेन फ्रैंकलिन, ये सब मेसन थे। वे ईमानदार और ईश्वर से डरने वाले लोग थे। उनको पता नहीं था कि इल्यूमिनाटी किस तरह से मेसन्स के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत कर चुके थे। इल्यूमिनाटी ने मेसनों के बीच अपनी घुसपैठ का फायदा उठाया और बहुत सारे बैंकों, यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्रीज की स्थापना की जो उनके आखिरी मकसद को पूरा करने में उनकी मदद करते, ताकि वो धर्म के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त एक नई तरह की वैश्विक व्यवस्था को स्थापित कर सकें। ये नई वैश्विक व्यवस्था एक नए वैज्ञानिक पुनर्जागरण पर आधारित होगी। उसको वो अपना लूसीफेरियन सिद्धांत कहते हैं। चर्च का मानना था कि लूसीफर शैतान का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन ब्रदरहुड का कहना था कि अपने मौलिक लैटिन अर्थ के अनुसार लूसीफर का मतलब होता है प्रकाश का पुंज या इल्यूमिनेटर। कोलर ने एक आह भरी। उसकी आवाज अचानक गंभीर हो गई। देखिए मिस्टर लैंगडन,
मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि आपने अभी जो कुछ बताया मैं उसे पूरी तरह से समझ पाया हूँ, लेकिन आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। लियोनार्डो वेट्रा सर्न के लिए बहुत ज़्यादा मूल्यवान था और साथ में वो मेरा दोस्त भी था। मुझे इस इल्यूमिनाटी को ढूंढने में आपकी मदद चाहिए। लैंगडन समझ नहीं पा रहा था कि वो इसका जवाब किस तरह से दे। इल्यूमिनाटी की खोज? कोलर शायद मजाक कर रहा है। उसने कहा, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा सर कि ये बिल्कुल नामुमकिन है। आपके कहने का मतलब ये है कि आप ये काम नहीं करेंगे? देखिए मिस्टर कोलर, मैंने अपनी बात अभी पूरी नहीं की है। हालांकि देखने में ये काम इल्यूमिनाटी का लग रहा है, लेकिन ये लगभग असंभव बात है। पिछले 50 सालों से उनके अस्तित्व के बारे में कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि इल्यूमिनाटी को खत्म हुए सालों हो चुके हैं। कोलर ने उसे इस तरह देखा मानो वो निरा बेवकूफ हो। जब इस इंसान की छाती पर उनका निशान साफ साफ नजर आ रहा है, तो आप ये कैसे कह रहे हैं मिस्टर लैंगडन कि ये कम्युनिटी खत्म हो चुकी है? लैंगडन भी सुबह से यही सवाल अपने आप से पूछ रहा था। इल्यूमिनाटी का एम्बिग्राम फिर से दिखाई देना बहुत ही हैरानी की बात थी। इसके बावजूद एक विद्वान के तौर पर वो समझ रहा था कि इस ब्रांड के फिर से दिखाई देने का असली इल्यूमिनाटी से कोई लेना देना नहीं था। उसने कहा, देखिए, सिंबल्स से ये साबित नहीं होता कि उसे बनाने वाले लोग अब भी दुनिया में मौजूद हैं। तो फिर इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? कोलर ने पूछा। इसका मतलब ये है कि जब इल्यूमिनाटी जैसे संगठन खत्म हो जाते हैं, उसके बाद भी उनके सिंबल्स या उनके चिन्ह बचे रह सकते हैं, जिनको कोई दूसरा समुदाय अपना सकता है। इसे कहते हैं ट्रांसफरेंस, यानी चिन्हों का एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में ट्रांसफर हो जाना। संकेत विज्ञान में ये बात बहुत ही आम है। नाजियों ने स्वास्तिक का निशान हिंदुओं से अपनाया था। ईसाइयों ने क्रॉस का निशान मिस्र के लोगों से उधार लिया था। कोलर ने उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन आज सुबह जब मैंने अपने कंप्यूटर में इल्यूमिनाटी शब्द टाइप किया तो मुझे इसके जवाब में हजारों लिंक मिले। इसका मतलब है कि अब भी बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये कम्युनिटी आज भी सक्रिय है। लैंगडन ने जवाब दिया, वे षड्यंत्रों में यकीन रखने वाले लोग हैं। असल में आधुनिक पॉप कल्चर में इतने सारे षड्यंत्रों पर आधारित सिद्धांतों का चलन देखकर लैंगडन को हमेशा ही बहुत गुस्सा आता था। मीडिया को इस तरह की सनसनीखेज सुर्खियों की जरूरत हमेशा रहती है। हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स नाम के अखबार ने खबर छापी थी कि कई मशहूर लोग मैसन्स से जुड़े हुए हैं। इनमें सर आर्थर कॉनन डॉयल, केंट के राजकुमार, पीटर सेलर्स, इरविंग बर्लिन, प्रिंस फिलिप, लुई आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ ही अनेक नामी गिरामी उद्योगपतियों और बैंकिंग के बड़े ओहदों पर काम करने वाले लोगों के नाम भी शामिल थे। कोलर ने गुस्से में आकर वेट्रा की लाश की तरफ इशारा किया और बोला, सबूतों को देखते हुए मैं तो यही कहूंगा कि शायद षड्यंत्र के सिद्धांत में यकीन करने वाले लोग सही हैं। लैंगडन ने अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं समझ सकता हूं कि ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, लेकिन इस बात की ज्यादा संभावना है कि किसी दूसरी कम्युनिटी ने इल्यूमिनाटी के ब्रांड पर अपना कब्जा कर लिया हो और वो इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा हो। लेकिन कैसा मकसद? इस हत्या से साबित क्या होता है? कोलर ने पूछा। लैंगडन ने मन ही मन सोचा, हाँ, ये अच्छा सवाल है। असल में उसे भी ये समझने में मुश्किल हो रही थी कि आखिर 400 सालों के बाद किसने इल्यूमिनाटी के सिंबल का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा होगा। उसने कहा, देखिए, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आज की तारीख में अगर इल्यूमिनाटी एक्टिव भी होते तब भी वो लियोनार्डो वेट्रा की मौत में शरीक नहीं होते। ऐसा क्यों भला? क्योंकि इल्यूमिनाटी क्रिश्चियनिटी को खत्म करना चाहते थे, लेकिन वो अपनी ताकत राजनीतिक और आर्थिक तरीकों से इस्तेमाल करते थे, हत्या जैसे आतंकवादी तरीकों से नहीं। इसके अलावा वो अपने नैतिक सिद्धांतों का भी सख्ती से पालन करते थे। वो वैज्ञानिकों की बहुत इज्जत करते थे। ये मुमकिन ही नहीं कि वो अपने ही जैसे वैज्ञानिक लियोनार्डो वेट्रा की हत्या कर देते। कोलर की आंखें मानो बर्फ की तरह जम गईं। शायद मैं ये बताना भूल गया कि लियोनार्डो वेट्रा कोई साधारण वैज्ञानिक नहीं था। लैंगडन ने आहिस्ता से एक आह भरते हुए कहा, देखिए मिस्टर कोलर, मैं जानता हूं कि लियोनार्डो वेट्रा कई मामलों में बड़े ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी सच्चाई ये है। अचानक बिना कुछ बोले कोलर ने अपना व्हीलचेयर तेजी से घुमाया और कमरे से बाहर निकल गया।
हॉल के दूसरे छोर पर जाकर वो नजरों से ओझल हो गया। एक हल्की सी आह भरकर लैंगडन भी बाहर आ गया। जब वो कोलर के पास पहुंचा तो कोलर ने सामने एक खुलने वाले स्लाइडिंग दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये लियोनार्डो की स्टडी है। जब आप इसे देखेंगे तो शायद आप चीजों को दूसरे नजरिए से समझ पाएं। इतना कहकर कोलर ने दरवाजे को खोल दिया। लैंगडन ने कमरे में झांका और उसके पूरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। ये क्या है? हे भगवान! अध्याय 12। किसी दूसरे देश में ढेर सारे वीडियो मॉनिटर्स के सामने एक नौजवान संतरी चुपचाप बैठा था। मॉनिटर पर तस्वीरें आ जा रही थीं और संतरी उनको देख रहा था। ये उस बड़े से कॉम्प्लेक्स में चारों तरफ लगे हुए वीडियो कैमरों से वायरलेस तरीके से आने वाली तस्वीरें थीं। उनके आने जाने का अंतहीन सिलसिला जारी था। नक्काशीदार हॉल, प्राइवेट ऑफिस, बड़ा सा रसोई घर, सब की तस्वीरें उसकी आंखों के सामने से गुजर रही थीं। उसकी शिफ्ट समाप्त होने वाली थी, लेकिन उसने सावधानी में कोई कोताही नहीं की थी। वो सोच रहा था कि सेवा सम्मान की बात होती है और एक न एक दिन उसे अपनी सेवा का सबसे बड़ा इनाम जरूर मिलेगा। जिस समय उसके दिमाग में ये बातें चल रही थीं, तभी अचानक उसके सामने एक चौंकाने वाली तस्वीर नजर आई। उसका हाथ तेजी से कंट्रोल पैनल के एक बटन पर चला गया। चलती फिरती तस्वीर वहीं रुक गई। उसकी नसों में अब भी झंझनाहट हो रही थी। वो आगे झुककर तस्वीर को नजदीक से देखने लगा। मॉनिटर पर लिखा हुआ आ रहा था कि वो तस्वीर कैमरा नंबर 86 से आ रही थी। ये कैमरा बड़े हॉल पर निगाह रखता था, लेकिन उसके सामने जो तस्वीर थी वो जाहिर तौर पर हॉल की तस्वीर कतई नहीं थी। अध्याय 13। लैंगडन अपने सामने खुली स्टडी को हैरत भरी नजरों से देख रहा था। ये कैसी जगह है? उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कमरे में ऐसी अजीबोगरीब चीजें रखी थीं जिनको लैंगडन ने कभी नहीं देखा था। सामने की दीवार पर एक बहुत बड़े आकार का लकड़ी का बना सलीब टंगा था। लैंगडन ने अनुमान लगाया कि ये 14वीं सदी में स्पेन में बना सलीब था। सलीब के ऊपर छत से आसमान में चक्कर लगाते ग्रहों का चलता फिरता धातु का बना एक मॉडल टंगा हुआ था। उसकी बाईं तरफ वर्जिन मैरी की ऑयल पेंटिंग थी। उसकी बगल में लैमिनेट किया हुआ एक पीरियोडिक टेबल रखा था जिसमें विभिन्न तत्वों को दर्शाया गया था। बगल वाली दीवार पर पीतल के बने 2 और सलीब टंगे थे, जिनके दोनों तरफ एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक पोस्टर लगा था, जिसके ऊपर उनका प्रसिद्ध कोट लिखा हुआ था, गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स, यानी ईश्वर इस दुनिया के साथ पासे का खेल नहीं खेलता। वेट्रा की मेज पर चमड़े से मढ़ा एक बाइबल रखा था। उसके साथ ही नील्स बोर के एटम का मॉडल और माइकल एंजेलो की बनाई तस्वीर मोजेज का एक छोटा सा नमूना रखा हुआ था। कमरे की सजावट में कुछ ऐसा था जिससे उसके अंदर एक कंपकपी सी पैदा हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो 2 महान दार्शनिक व्यक्तित्वों के आपसी संघर्ष को देख रहा हो। 2 ऐसी विरोधी शक्तियों की टकराहट जो उसे परेशान कर रही थी। उसने किताबों की अलमारी का मुआयना किया। द गॉड पार्टिकल, द ताओ ऑफ फिजिक्स, गॉड द एविडेंस। एक किताब के कोने पर पोप पायस 12 का एक उद्धरण लिखा था, सच्चा विज्ञान हर दरवाजे के पीछे इंतजार कर रहे परमात्मा की खोज करता है। लियोनार्डो कैथोलिक पुजारी था, कोलर ने बताया। पुजारी? लेकिन आपने तो बताया था कि वो फिजिसिस्ट था। वो दोनों था। इतिहास में विज्ञान और धर्म में एक साथ काम करने वाले बहुत से लोग हुए हैं। लियोनार्डो भी ऐसा ही व्यक्ति था। उसका मानना था कि फिजिक्स ईश्वर का ही प्राकृतिक विज्ञान है। उसका दावा था कि प्राकृतिक व्यवस्था के अंदर हर तरफ ईश्वर की हस्तलिपि दिखाई देती है। वो विज्ञान की मदद से उन लोगों के लिए ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करना चाहता था जो ईश्वर पर यकीन नहीं करते। वो अपने आप को आध्यात्मिक भौतिक विज्ञानी या थियोफिजिसिस्ट मानता था। पार्टिकल फिजिक्स के फील्ड में हाल फिलहाल में ही कुछ बड़ी ही आश्चर्यजनक खोजें हुई हैं, जिनका आध्यात्मिक अर्थ भी निकलता है, और इनमें से कई खोज लियोनार्डो ने किए हैं। वेट्रा ने धर्म और विज्ञान को मिलाने वाला काम करना शुरू कर दिया था। उसके रिसर्च से ये पता लग रहा था कि विज्ञान और अध्यात्म बहुत ही अजीब तरीके से एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं। वो इसे नव भौतिक विज्ञान कहता था। इतना कहते कहते कोलर ने सामने से एक किताब निकालकर लैंगडन के हाथ पर रख दी। किताब का शीर्षक था गॉड, मिरेकल्स एंड न्यू फिजिक्स बाय लियोनार्डो वेट्रा। वैसे तो ये सब्जेक्ट काफ़ी छोटा है,
लेकिन इस पर काम करने वाले लोग कुछ पुराने सवालों के नए जवाब सामने ला रहे हैं, जैसे कि ब्रह्मांड की शुरुआत और हमें आपस में जोड़ने वाली शक्तियों के बारे में जो सवाल पूछे जाते हैं उनके जवाब। लियोनार्डो को पूरा यकीन था कि उसके रिसर्च में लाखों लोगों को आध्यात्मिक जीवन की तरफ ले जाने की क्षमता थी। पिछले साल उसने एक ऐसी ऊर्जा के अस्तित्व को साबित किया था जो हम सभी को जोड़ती है। उसने ये दिखाया कि हम सभी भौतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसकी खोज से ये साबित हुआ था कि हम सभी के अंदर एक ही शक्ति संचालित होती है और ईश्वर की शक्ति हम सभी को एक बनाएगी। वेट्रा ने ये दिखाया था कि सभी कण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साइंटिफिक अमेरिकन किताब में प्रकाशित एक लेख में कहा गया था कि वेट्रा की ये किताब न्यू फिजिक्स लोगों को ईश्वर की ओर ले जाने वाले रास्तों में धर्म से भी बेहतर रास्ता है। कोलर की इस बात का लैंगडन पर गहरा असर हुआ। वो अचानक धर्म विरोधी इल्यूमिनाटी के बारे में सोचने लगा। उसके मन में विचार आया कि अगर इल्यूमिनाटी आज भी जिंदा हैं तो क्या वे धार्मिक संदेश को लोगों तक ले जाने से रोकने के लिए वेट्रा को मारने की सोच सकते हैं। लेकिन फिर उसने इस विचार को अपने दिमाग से झटक दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वर्तमान समय में इल्यूमिनाटी का अस्तित्व होना संभव नहीं है। कोलर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वैज्ञानिक समाज में वेट्रा के कई दुश्मन थे। कई वैज्ञानिक उससे नफरत करते थे, यहाँ सर्न में भी। उनका ये मानना था कि फिजिक्स के माध्यम से धार्मिक विचारों को सही साबित करने की कोशिश विज्ञान के साथ धोखा है। लैंगडन ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्या आजकल के वैज्ञानिक चर्च के बारे में थोड़ा नरम रुख नहीं रखते? कोलर ने नफरत में डूबे स्वर में कहा, ये ठीक है कि आज चर्च वैज्ञानिकों को सलीब पर चढ़ाकर जिंदा नहीं जलाता, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि उन्होंने विज्ञान के ऊपर अपनी धौंस जमानी छोड़ दी है तो ये आपकी गलतफहमी है। जरा इस बात पर सोचकर देखिए कि आज भी आपके देश में आधे से ज्यादा स्कूल बंदर से मनुष्य बनने के विकासवाद के सिद्धांत को पढ़ाने की इजाजत क्यों नहीं देते। खुद से ये सवाल पूछिए मिस्टर लैंगडन कि अमेरिका का क्रिश्चियन कोएलिशन वैज्ञानिक प्रगति के खिलाफ दुनिया का सबसे ताकतवर संगठन क्यों है। असल में धर्म और विज्ञान के बीच लड़ाई आज भी जारी है मिस्टर लैंगडन। ये अलग बात है कि अब ये लड़ाई बाहर मैदान में नहीं लड़ी जा रही है बल्कि बोर्ड रूम में लड़ी जा रही है, लेकिन ये चालू आज भी है। लैंगडन कोलर की इस बात से पूरी तरह से सहमत था। तभी कोलर की व्हीलचेयर पर लगे पेजर पर संदेश आया कि लियोनार्डो वेट्रा की बेटी हेलीपैड पर पहुंच रही है। कोलर ने धीमे स्वर में कहा, हम उससे हेलीपैड पर ही मिलेंगे। मेरे ख्याल से उसका यहाँ आकर पिता की लाश को इस तरह से देखना ठीक नहीं होगा। मैं मिस वेट्रा से कहूंगा कि वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताए जो वो अपने पिता के साथ मिलकर कर रही थी। शायद इससे वेट्रा की हत्या की गुत्थी को सुलझाने में थोड़ी मदद मिले। यानी आपको ये लगता है कि वेट्रा की हत्या उसके काम की वजह से हुई है? लैंगडन ने पूछा। हाँ, इस बात की काफी संभावना है। लियोनार्डो ने मुझे बताया था कि वो किसी ऐसी चीज पर काम कर रहा था जो बहुत ही अभूतपूर्व है, लेकिन उसने मुझे बस इतना ही बताया था। वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ज्यादा गोपनीयता रखने लगा था। उसका अपना निजी लैब था और वो अकेला रहना पसंद करता था। उसकी काबिलियत को देखते हुए मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं थी। हाल फिलहाल में उसके काम में बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली खर्च हो रही थी, लेकिन मैंने उससे कभी इसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछा। लेकिन हाँ, इस फ्लैट से बाहर निकलने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। वेट्रा के खूनी ने उसके यहाँ से एक चीज की चोरी भी की थी। कौन सी चीज? मेरे साथ आइए। कोलर फिर से अपना व्हीलचेयर लेकर धुंध से भरे कमरे की तरफ चल पड़ा। लैंगडन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोलर वेट्रा की लाश के बिल्कुल पास आकर रुक गया। फिर उसने लैंगडन को अपने नजदीक बुलाकर कहा, जरा उसके चेहरे पर नजर डालिए। इस बार लैंगडन भन्ना गया। चेहरे पर नजर डालूं? मुझे तो लगा था कि आपने किसी चीज के चोरी होने की बात कही थी। आप देखिए तो सही। थोड़ा सा हिचकिचाते हुए लैंगडन नीचे झुका और वेट्रा के चेहरे को देखने की कोशिश करने लगा। वेट्रा के चेहरे को मरोड़कर पीछे की तरफ घुमा दिया गया था और उसका चेहरा कालीन में धंसा हुआ था। अपनी शारीरिक अक्षमता के बावजूद कोलर ने नीचे झुककर सावधानी से उसके सिर को घुमाकर सीधा किया। एक तेज आवाज के साथ वेट्रा का सिर अब सीधा हो गया। लाश के चेहरे पर मरने के समय हुए दर्द के कारण आई हुई विकृति साफ नजर आ रही थी। लैंगडन ने उसे बड़े ही ध्यान से देखा और फिर अचानक उसके मुंह से जैसे चीख निकल गई।
वो हड़बड़ाकर पीछे हट गया। वेट्रा का चेहरा खून में सना था और उसकी एक निर्जीव आंख सामने घूर रही थी। दूसरी आंख की जगह एक खाली कोटर दिखाई दे रहा था। हे भगवान, वे उसकी आंख चुरा कर ले गए हैं। अध्याय 14। लैंगडन ने बिल्डिंग से बाहर निकलकर खुली हवा में सांस ली। वेट्रा के फ्लैट से बाहर निकलकर उसे थोड़े सुकून का एहसास हुआ। कोलर ने उससे पूछा, तो क्या आपके मन में अब भी कोई संदेह है कि इस हत्या में इल्यूमिनाटी का हाथ है? लैंगडन को समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या सोचे। वेट्रा के धार्मिक संबंध सचमुच परेशान करने वाले थे। मैं अब भी मानता हूं कि इस हत्या में इल्यूमिनाटी का हाथ नहीं है। वेट्रा की गायब आंख इस बात का साफ प्रमाण है। एक लाश को बिना वजह विकृत करना इल्यूमिनाटियों का काम नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के काम अनुभवहीन और अतिवादी संप्रदायों के लोग ही किया करते हैं, लेकिन इल्यूमिनाटी हमेशा से ही सोच समझकर काम करने के लिए जाने जाते हैं। लैंगडन ने कहा, सोच समझकर? डॉक्टरी तरीके से किसी की आंख निकालना आपको सोच समझकर किया हुआ काम नहीं लगता है? लेकिन इससे कोई स्पष्ट संदेश नहीं जाता है मिस्टर कोलर। इसका कोई बड़ा मकसद मुझे नजर नहीं आ रहा। इस वक्त वे लोग चढ़ाई वाले रास्ते पर चढ़ रहे थे। कोलर ने अपनी व्हीलचेयर वहीं रोक दी और लैंगडन की तरफ मुड़कर बोला, मेरा यकीन मानिए मिस्टर लैंगडन, वेट्रा की आंख निकालने के पीछे निश्चित तौर पर कोई बड़ा मकसद है, कोई बहुत ही बड़ा मकसद। पश्चिम दिशा से हेलीकॉप्टर के पंखों की आवाज सुनाई देने लगी और उसके तुरंत बाद हेलीकॉप्टर नजर आया। थोड़ा नीचे आकर वो घास के ऊपर लगे हेलीपैड पर चक्कर काटने लगा। हेलीकॉप्टर के जमीन पर उतरते ही पायलट कूदकर बाहर आया और हेलीकॉप्टर से तरह तरह के यंत्रों को बाहर निकालने लगा। बड़ी बड़ी बोरियां, प्लास्टिक के थैले, पानी के अंदर गोता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले खोखे और लकड़ी के बॉक्स जिनमें गोताखोरी में इस्तेमाल किए जाने वाले तरह तरह के औजार भरे हुए थे। ये सब क्या मिस वेट्रा के काम के औजार हैं? लैंगडन ने हैरानी से पूछा। हाँ, कोलर ने कहा, वो बेलियारिक समुद्र में कुछ जीव वैज्ञानिक शोध कर रही थी। लेकिन आपने तो कहा था कि वो फिजिसिस्ट है। हाँ, वो बायो एंटेंगलमेंट भौतिक विज्ञानी है। वो जैविक प्रणालियों के आपस में जुड़े होने के बारे में रिसर्च कर रही है। उसका काम अपने पिता के पार्टिकल फिजिक्स के काम से काफ़ी नज़दीक से जुड़ा है। हाल ही में उसने एक रिसर्च किया जिसमें आइंस्टाइन के एक मौलिक सिद्धांत को उसने गलत साबित किया। इसके लिए उसने एटमी तौर पर जुड़े हुए कैमरों से टूना मछलियों के एक झुंड का अध्ययन किया था। लैंगडन ने अपने मेज़बान के चेहरे को गौर से देखा कि वो कहीं मजाक तो नहीं कर रहा था। आइंस्टाइन और टूना मछली, कहीं X-33 स्पेस प्लेन ने उसे किसी गलत उपग्रह पर लाकर तो नहीं पटक दिया था? अगले ही पल मिस वेट्रा हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से से बाहर निकली। वो बिल्कुल भी किसी भौतिक विज्ञानी की तरह नहीं दिखाई दे रही थी। उसने खाकी शॉर्ट्स और बिना आस्तीन वाला टॉप पहन रखा था। लंबा छरहरा कद, सुंदर लावण्यमयी शरीर, उसकी चमड़ी का रंग अखरोट जैसा था और उसके लंबे बाल हेलीकॉप्टर से आने वाली हवा में लहरा रहे थे। वो बहुत खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व का भराव उसे एक बड़ा ही स्वाभाविक आकर्षण दे रहा था। कोलर ने लैंगडन के मन में मिस वेट्रा के प्रति पैदा हो रहे आकर्षण का अनुमान लगाते हुए कहा, मिस वेट्रा बहुत ही शक्तिशाली व्यक्तित्व वाली महिला है। वो कई महीनों तक खतरनाक जलवायु वाले इलाकों में काम करती रहती है, शाकाहारी भोजन के नियम का सख्ती से पालन करती है और उसे सर्न में हठ योग का गुरु माना जाता है। लैंगडन की हैरानी और भी बढ़ गई। कैथोलिक पुजारी की फिजिसिस्ट बेटी बौद्ध धर्म की ध्यान हठयोग प्रणाली की जानकार है। ये सब सुनकर उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। वो विक्टोरिया को आते हुए देख रहा था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो काफ़ी देर से रो रही थी। उसके नज़दीक आते ही कोलर ने कहा, डियर विक्टोरिया, मेरी तरफ से गहरी संवेदनाएं। विज्ञान जगत के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है, यहाँ सर्न में हम सभी के लिए। क्या कुछ पता चला कि इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है? विक्टोरिया ने पूछा। हम इस पर अभी काम कर रहे हैं। फिर उसने लैंगडन की तरफ हाथ बढ़ाया और बोली, मेरा नाम विक्टोरिया वेट्रा है, आप शायद इंटरपोल से हैं। जवाब लैंगडन की बजाय कोलर ने दिया। नहीं विक्टोरिया, मिस्टर लैंगडन पुलिस के लिए काम नहीं करते। वो एक स्पेशलिस्ट हैं जो अमेरिका से आए हैं। वे घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाने में हमारी मदद के लिए यहाँ आए हैं। और पुलिस?
विक्टोरिया थोड़ी दुविधा में दिखाई दे रही थी। कोलर ने एक गहरी सांस ली, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। लाश कहाँ पर है? विक्टोरिया ने जानना चाहा। उसकी देखभाल हो रही है। इस सफ़ेद झूठ को सुनकर लैंगडन और हैरान हो गया। मैं उसे देखना चाहती हूँ। विक्टोरिया, तुम्हारे पिता की बहुत ही बेरहमी से हत्या की गई है। मेरे ख्याल से तुम उन्हें इस रूप में ना देखो तो ज़्यादा बेहतर होगा। विक्टोरिया कुछ बोलना ही चाहती थी कि तभी हेलीपैड के पास से गुजर रहे कुछ वैज्ञानिकों ने उसे देखकर हाथ हिलाकर चिल्लाते हुए कहा, ओह, तो तुम आ गई विक्टोरिया। अब आइंस्टाइन की किस थ्योरी को गलत साबित करने जा रही हो? तुम्हारे पिता को सचमुच तुम्हारे ऊपर नाज होगा। विक्टोरिया ने उन लोगों की तरफ देखकर अनमने ढंग से हाथ हिलाया। उसके चेहरे पर दुविधा की लकीरें उभर आई थीं। उसने कोलर की तरफ मुड़कर कहा, लगता है किसी को हत्या के बारे में जानकारी नहीं है। नहीं, मैंने अभी तक किसी को इस बारे में नहीं बताया है, कोलर ने कहा। आपने मेरे स्टाफ को भी नहीं बताया कि मेरे पिता की हत्या हो गई है? अचानक कोलर की आवाज सख्त हो गई। शायद तुम भूल गई हो मिस वेट्रा कि मैं जैसे ही तुम्हारे पिता की मौत की इत्तला दूंगा, सर्न की जांच शुरू हो जाएगी। इस दौरान उसके लैब की भी पूरी तरह से जांच होगी। मैंने हमेशा तुम्हारे पिता के निजी मामलों को आदर की नज़र से देखा है। उन्होंने तुम लोगों के प्रोजेक्ट के बारे में मुझे सिर्फ 2 बातें बताई थीं। पहली तो ये कि अगले दशक में इससे सर्न को लाइसेंसिंग ठेकों से लाखों फ्रैंक की आमदनी होगी, और दूसरा ये कि इसे पब्लिक के सामने लाना ठीक नहीं होगा क्योंकि इसमें खतरनाक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। इन्हीं दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि अनजाने लोगों को लैब में नाक घुसाने की इजाज़त ना दी जाए, क्योंकि या तो वे उस टेक्नोलॉजी को चुराने की कोशिश करेंगे या इस प्रक्रिया में मारे जाएंगे, जिसके लिए वे सर्न को जिम्मेदार ठहराएंगे। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? विक्टोरिया बिना कुछ बोले उसे घूर रही थी। लैंगडन को लगा कि ना चाहते हुए भी वो कोलर की बात को सम्मान दे रही है और उसके तर्क को स्वीकार कर रही है। अधिकारियों को कुछ बताने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम दोनों किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी लैब में लेकर चलो, कोलर ने कहा। इस मामले से लैब का कुछ लेना देना नहीं है। मैं और मेरे पिता क्या कर रहे थे ये किसी को पता नहीं। हमारे प्रयोगों का मेरे पिता की हत्या से शायद कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सबूत कुछ और ही कह रहे हैं विक्टोरिया। सबूत? कैसे सबूत? मेरे साथ आओ, कोलर ने कहा। इससे आगे की कहानी के लिए सुने एंजल्स एंड डीमंस का दूसरा भाग।